start? Okay. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Am I audible? Am I audible? जल्दी से बताइए, thumbs up कर दीजिए. Am I audible? Okay. Good afternoon, everyone. Okay. Good. Okay. Good. Okay. जल्दी से जुड़िए, सभी जल्दी से जुड़िए. ओके, सो जैसे हमने कल बात की थी क्वेश्चन से रिलेटेड टू जो फ्लूइड मशीनरी में हमने पैल्टन व्हील को अच्छे से समझा था. ठीक है, कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ अच्छे से कवर कर लिया था. फिर उसके ऊपर हमने क्वेश्चंस की बात की थी. ठीक है, कि इफिशिएंसी किस तरह से हम निकालते हैं वहां पर. और फिर लास्ट में एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ठीक है, जिसका आपको आंसर निकालना था. तो जल्दी से मुझे बताइए उसका आंसर क्या है. कल के क्वेश्चन का आंसर क्या है? सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, कल के क्वेश्चन का आंसर क्या है? कल के क्वेश्चन का आंसर क्या है? यहां पर जो बेसिकली टॉर्क प्रोडक्शन हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? जल्दी से बताइएगा. देखिए, मैंने कल की बस वैल्यू लिखी हुई है. आज हम बात करेंगे फ्रांसिस टरबाइन के बारे में. आज हम बात करेंगे बेसिकली फ्रांसिस टरबाइन की मैकेनिज्म के बारे में. ठीक है, तो अभी उसके बारे में बात करते हैं. पहले अपने जो एक दो टॉपिक हैं उनके बारे में कंप्लीशन कर लेते हैं. जैसे कि ये क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन का आंसर कहां से आ जाएगा कि यहां पर आपको कहीं ना कहीं पहले फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी. और फोर्स भी निवेदित जी वेरी गुड 3.75. ठीक है, थोड़ा सा गलत आ रहा है आंसर. सांगे जी थोड़ा सा गलत आ रहा है आंसर, 54.54 बेसिकली अगर कहा जाए तो काफी गलत आ रहा है. ठीक है, तो जरा देखिएगा उसी में कैलकुलेशन मिस्टेक जरूर हुई होंगी. ठीक है, तो यहां पर अगर मैं देखता हूं कि मुझे चाहिए, पहले आप क्वेश्चन के ऑप्शंस देखो. ऑप्शंस में क्या है कि न्यूटन मीटर पर किलोग्राम पर सेकेंड. ठीक है, तो जो हमारे पास एफ डॉट एक्स की वैल्यू है पर किलोग्राम पर सेकेंड के हिसाब से भी है वो. ठीक है, तो यहां पर जो फोर्स है, पहले आप फोर्स की वैल्यू निकालेंगे. तो यहां पर जब हम फोर्स की बात करेंगे तो हमारे पास कहीं ना कहीं पहले फोर्स निकालना बहुत जरूरी है. फोर्स निकालते ही मल्टीप्लाई करना है उसको पर किलोग्राम पर सेकंड के बेसिस पर. फिर मल्टीप्लाई करना है किससे? मल्टीप्लाई करना है हमें डायमीटर रेडियस से, जिससे कि हमारा टॉर्क की वैल्यू डायरेक्टली निकल जाएगी. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं यहां पर. ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं यहां पर हम VI की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है, मतलब V1 की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है. ठीक है, ओमेगा आपको रेडियन पर सेकंड में दिया हुआ है, तो पहले U निकालो. U कितना हो जाएगा? U हो जाएगा आपका V इक्वल टू R ओमेगा से. ठीक है, ओमेगा इंटू dy2. ठीक है, D आपको 1 दिया हुआ है, तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 इंटू 1/2. सो इट विल बिकम 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब आपको पता है जो हमारे पास फोर्स होता है, जो हमारे पास Fx होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है? अगर मैं Fx की बात करूं तो आपके पास पता है, मैंने आपको पहले दिन से यही बोला है जब मैं इंपैक्ट ऑफ जेट को मैंने समझाया था. तो Fx जो होता है वो इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम मीनिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर. ठीक है, ऑन द वाटर नहीं, बाय द वाटर. ठीक है, बाय द वाटर ऑन द सरफेस. ठीक है, ऑन द सॉलिड सरफेस. तो Fx की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से? m डॉट VI जो हमारे पास टोटल हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहां पर V1 माइनस U1 इंटू 1 प्लस K कोस फाई. ये हो गया हमारे पास Fx. इसके साथ जब हम रनर पावर की बात किया करते थे, याद करो, जब हम रनर पावर की बात किया करते थे तो हम इसमें एक टर्म और मल्टीप्लाई करते थे, वो हुआ करता था U. क्योंकि मैंने आपको बोला हुआ है रनर पावर बेसिकली क्या होती है हमारे पास? Fx इंटू U, मतलब पावर.
ठीक है, तो ये हमारे पास वर्क डन पर सेकेंड ही तो है, वर्क डन पर सेकेंड है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पावर की यूनिट। ठीक है, तो ये हमारे पास ये था, बट क्वेश्चन में आपको जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि टॉर्क की वैल्यू बतानी है न्यूटन मीटर पर किलोग्राम पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हमें हिंट मिला कि पर यूनिट जो किलोग्राम पर सेकेंड है, मास फ्लो रेट है, पर यूनिट मास फ्लो रेट से इसे डिवाइड करना है। तो यहां से हमारे पास जो एफएक्स की वैल्यू है, बेसिकली हमें एफएक्स चाहिए ना टॉर्क निकालने के लिए, तो पहले एफएक्स को निकाला, वो हमारे पास आया एम डॉट v1 माइनस u1 1 प्लस के कोस फाई, और यहाँ पर k की वैल्यू क्या है 1, आइडियल केस मान के चलेंगे जब तक कि दिया ना हो। ठीक है, तो यहाँ से पर यूनिट m डॉट, तो यहाँ fx बाई m डॉट की बात हो रही है, m डॉट से m डॉट कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास fx डिवाइडेड बाई m डॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, v1 माइनस u1, v1 की वैल्यू 10 माइनस u1 की वैल्यू 5, ठीक है, इंटू 1 प्लस के कोस फाई की वैल्यू यहाँ पर 60 के हिसाब से रखी गई। ठीक है, यहां पर ये वैल्यू, ठीक है, इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 7.5। ये क्या है हमारा, न्यूटन पर किलोग्राम पर सेकेंड, ये वैल्यू है न्यूटन पर किलोग्राम पर सेकेंड। ठीक है, एफएक्स बाई एम डॉट को अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये निकल के आएगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है, यहां तक ये हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हमें निकालना है टॉर्क बेसिकली, तो यहां पर टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारे लिए वो फोर्स है जो कि टेंजेंशियल लग रहा है, इस पेल्टन व्हील पर जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है वो हमें ये मिला है fx बाई एम डॉट। ठीक है, तो यहां से अगर मैं टॉर्क निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, fx इंटू dy2। ठीक है, और fx इंटू dy2, fx की वैल्यू 7.5 इंटू dy2 कितना हो जाएगा 1/2 मीन्स 3.75, इसका आंसर आ जाएगा यूनिट न्यूटन मीटर अपॉन में किलोग्राम पर सेकेंड। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा t की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, क्लियर अब, ठीक है, अवधेश जी 3.75 आएगी, 3.75, ठीक, क्लियर, ओके, आगे चले फिर। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है तो बताइए, क्वेश्चन क्लियर है तो बताइए। ओके, क्वेश्चन क्लियर है, आगे चलें जल्दी से। ओके, चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, फ्रांसिस टरबाइन से पहले भी मुझे एक टॉपिक और लेके चलना है, छोटा सा टॉपिक है, डिग्री ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बट ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको यहां पर देखना होगा कि जो हमारे पास R की वैल्यू होती है उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है कि कंपोनेंट ऑफ प्रेशर एनर्जी और स्टैटिक हेड डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम बेसिकली ये पावर में हमारे पास ये यूनिट रहेगी पावर में। ठीक है, एंड टोटल रनर पावर। ठीक है, टोटल रनर पावर, इसे भी आप हेड फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये टोटल रनर पावर क्या हो जाएगी हमारी, स्टैटिक प्लस डायनामिक हेड की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल का सेंस हुआ, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वो कंपोनेंट जो कि प्रेशर एनर्जी यानी कि स्टैटिक हेड को बता रहा होता है। अब आपको उम्मीद है एक फॉर्मूला याद होगा जो मैंने क्रिएट किया था, जो मैंने आपको बताया था कि इस तरह से इसकी वैल्यू आती है। तो यहां पर याद होगा आपको रनर पावर पर यूनिट वेट, मतलब m डॉट जी आपने जब इसे किया था तो आपके पास ये रिलेशन निकल के आया था, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर y2g प्लस u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर y2g प्लस
VR2 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर Y2G। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपके जो वेरियस पीएससी क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें, या ईएससी में भी डायरेक्टली पूछा जाता है। गेट में 1 मार्क में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से समझते रहिएगा, ठीक है। बाकी 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं डिग्री ऑफ रिएक्शन के हिसाब से, बट वहां पर वैल्यूज आपको दी होंगी और उसमें यहाँ पर वैल्यू आपको रखनी होगी पर्टिकुलर टरबाइन के लिए। पेल्टन है तो पेल्टन के लिए तो आपको आंसर अभी पता लग जाएगा, बाकी फ्रांसिस है, कैप्लान है, तो उसके लिए अलग अलग वैल्यूज होंगी इनकी, ठीक है। तो यहां पर पहले आप देखिएगा रनर पावर पर यूनिट वेट के हिसाब से m डॉट जी के हिसाब से हमने ये निकाला था। ये क्या था, हमारा हेड फॉर्म था। ये हमारा क्या था, हेड फॉर्म था। ये हमारे लिए हेड फॉर्म था, ठीक है। तो अगर ये जो हमारे पास हेड फॉर्म था, आपको याद होगा v स्क्वायर बाई 2g, ये एक तरह से z के मतलब एक मीटर में इनकी यूनिट आती है, ठीक है, आपको ये याद है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को हमने क्या बोला था, इसको बोला था हमने डायनामिक हेड, इसको बोला था हमने डायनामिक हेड, और इन दोनों को कंबाइंडली बोला था स्टैटिक हेड। स्टैटिक हेड जिसमें से हमारे पास ये वाला क्या था, ये हमारा पोजीशन बेस्ड पर प्रेशर हेड को बता रहा था। ये पोजीशन बेस्ड प्रेशर हेड को बता रहा होता है, ठीक है। ये मैंने आपको उस दिन बताया था अच्छे से जब मैंने इसको डिराइव कराया था, ठीक है। और ये हमारा फ्लो एरिया के बेसिस पर प्रेशर हेड को बताता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 डायनामिक हेड होते हैं, एक काइनेटिक हेड होता है, या सॉरी 2 स्टैटिक हेड होते हैं, एक डायनामिक यानी कि काइनेटिक हेड इसे बोल देते हैं, ठीक है। इसे हम काइनेटिक हेड बोल देते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये आया। डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होती है कि जो हमारे पास प्रेशर हेड का कंट्रीब्यूशन होता है पूरी एनर्जी में, जो प्रेशर हेड का कंट्रीब्यूशन है डिवाइडेड बाई टोटल रनर पावर, डिवाइडेड बाई टोटल रनर पावर। तो रनर पावर में प्रेशर हेड का कंट्रीब्यूशन ये है, डिवाइडेड बाई टोटल रनर पावर मतलब टोटल की बात हो गई, ठीक है। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन का हमारा फॉर्मूला ये बन के आता है। पहले आप इसे कॉपी कीजिए, जल्दी से इसे कॉपी कीजिए, उसके बाद एक लाइन में लिखिएगा, हाँ देखिए सोमेश जी, अभी ये डायग्राम जो है ना, ये वाला जो डायग्राम है अभी बनाइएगा, पहले डिग्री ऑफ रिएक्शन कर लीजिए। मैंने अपना टाइम बचाया था इसे पहले बना के, ठीक है। उससे पहले मुझे 2 टॉपिक क्लियर करने हैं, एक तो डिग्री ऑफ रिएक्शन, ठीक है, और एक की क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया है, अब ये हम डिग्री ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, उसके बाद फ्रांसिस टरबाइन पर जाएंगे, ठीक है। अभी पहले ये वाली चीज कॉपी कीजिए जल्दी से। डन, चलिए फिर, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखता हूं, ठीक है, यहां तक बात हो गई क्लियर, ओके, ठीक है। तो यहां पर आप अब इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूले बेस्ड पर, ठीक है। इसके नीचे ही लिखिएगा फॉर्मूला बेस्ड। आर जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास टोटल रनर पावर का कंट्रीब्यूशन क्या है ये, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे U1 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर Y2G प्लस VR2 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर Y2G डिवाइडेड बाई V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर Y2G प्लस U1 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर Y2G प्लस VR2 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर Y2G। ये हो गया हमारे लिए R का फॉर्मूला। बट ये फॉर्मूला देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं क्या तो लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अगर ये सिग्निफिकेंस आपने समझा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट इसको हम एक और स्मॉल रूप में लिख सकते हैं, वो अब चलते हैं आगे। तो ये चीजें उतार ली होंगी आपने, ठीक है, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक। अब जरा देखिएगा कि यहाँ पर जो डिग्री ऑफ रिएक्शन है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या, अगर मैं यहाँ पर जो अभी मैंने एक फॉर्मूला रफ किया है जो कि आपके अब नोट्स में है, तो रनर पावर माइनस में हो रहा है, क्या, रनर पावर, ठीक है, पर यूनिट वेट के हिसाब से, पर यूनिट वेट मतलब m डॉट जी के हिसाब से हेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना, रनर पावर को भी हेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना पर यूनिट वेट के हिसाब से, तभी तो रनर पावर अपॉन में वेट आएगा, तभी तो वो मीटर में बनेगी ना यूनिट, तो यूनिट सेम रखनी है। तो रनर पावर माइनस में अगर मैं V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर Y2G को ले लूं, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर Y2G को ले लूं, तो यही रनर पावर माइनस दिस, ये किसके बराबर है, इसके बराबर। अभी जो मैंने फॉर्मूला रफ किया है वो वहीं से तो था ये, ठीक है, उसमें से क्या करो, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर Y2G को इस साइड ले आओ, तो यही चीज बचेगी। तो ये डिवाइडेड बाई, इसे हमने क्या बोला हुआ है, रनर पावर पर यूनिट वेट, क्लियर। अब जरा एक काम करो, इससे इसे डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर Y2G एंड रनर पावर
पर यूनिट वेट। क्लियर हो रहा है यहां से, ये चीज क्लियर हो रही है। फॉर्मूला अब थोड़ा सा इजी दिख रहा है, देखने में अब थोड़ा इजी लग रहा है। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा हमेशा, रनर v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बाई 2g मतलब हेड फॉर्म। अगर ये हेड फॉर्म ले रहे हैं आप, अगर इसको आप हेड फॉर्म की तरह ले रहे हैं तो ऑब्वियस है आपको रनर पावर अपॉन m डॉट g को भी हेड फॉर्म की तरह लेना पड़ेगा। क्लियर? तो चला अब यहां से देखिएगा कि पेल्टन व्हील के लिए अब जो टॉपिक है उसका आउटकम ये है कि मैं आपसे पूछ रहा हूं पेल्टन व्हील के लिए बताइए, पेल्टन व्हील के लिए रनर जो आर है, डिग्री ऑफ रिएक्शन है, वो क्या होनी चाहिए। कोई सोच पा रहा है तो आंसर दीजिए, कोई सोच पा रहा है तो आंसर दीजिए। डिग्री ऑफ रिएक्शन फॉर द पेल्टन व्हील क्या होनी चाहिए। फॉर द पेल्टन, कौन सी वाली पेल्टन व्हील? आइडियल पेल्टन व्हील। आइडियल की बात कर रहे हैं, आइडियल की बात कर रहे हैं, मतलब k की वैल्यू 1, k की वैल्यू 1, Vr2 अपॉन Vr1 की जो वैल्यू है वो 1 है। ठीक है, जल्दी से मुझे आंसर दीजिए, जल्दी से सोच के आंसर दीजिए। ठीक है, यहां तक ये कॉपी हो गया होगा, यहां तक ये कॉपी हो गया होगा, इसे मैं यहां पे रफ कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सांग्या जी, निवेदित जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर पेल्टन व्हील के लिए क्या हो जाएगा, पेल्टन व्हील के लिए क्या हो जाएगा, उस चीज को अगर सोचते हैं आप तो U1 बराबर U2 सेम रहेगा। पेल्टन व्हील क्या होती है? टेंजेंशियल फ्लो होती है, तो मतलब मैंने आपको बार बार बकेट के बारे में फिगर बनाया हुआ है, तो बकेट से वो ऐसे जाएंगी। ठीक है, जो रेज हैं वो ऐसे निकलेंगी वाटर की, इसका मतलब U1 बराबर U2 सेम डिस्टेंस पर है पिच सर्कल के हिसाब से, तो U1 बराबर U2, तो ये टर्म क्या हो जाएगा? 0। अब मैंने आपसे कहा आइडियल पेल्टन व्हील है, तो Vr2 किसके बराबर है? Vr1, मतलब फॉर स्मूथ सरफेसेस, तो ये भी Vr2 बराबर है Vr1, इसका मतलब क्या हो गया कि ये टर्म भी 0। तो क्या हुआ, जो हमारा प्रेशर एनर्जी का कंपोनेंट था वो टोटल रनर पावर में 0 हो चुका है। अगर वो चीज 0 हो चुकी है तो डायरेक्टली आप जो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल की बात करते हैं, तो कंट्रीब्यूशन ही नहीं बचा प्रेशर एनर्जी के सेंस में कुछ भी। इस वजह से हमारे पास रिएक्शन क्या हो गई? डिग्री ऑफ रिएक्शन 0 सीधा। या फिर इस फॉर्मूले से चलो, 1 माइनस V1 स्क्वायर बाई V2 स्क्वायर बाई 2G। आपको पता है रनर पावर जो पेल्टन व्हील की होती है, वो मैं बार बार कहता हूं, रनर पावर फॉर द पेल्टन व्हील ओनली ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, ओनली ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। तो जो हमारे पास पेल्टन व्हील की रनर पावर होती है वो हमारी क्या होती है? इन द हेड फॉर्म V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाई 2G। ये मैंने बार बार आपसे बोला है, काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से हम रनर पावर को लेते हैं, इसमें प्रेशर एनर्जी का हम कुछ भी यूज नहीं कर रहे होते हैं इन द आइडल केसेस। ठीक है, तो यहां पर ये डिवाइडेड बाई इसको सेम को करोगे तो क्या हो जाएगा? 1, 1 माइनस 1 0। ठीक है, यहां से उम्मीद है आपको डिग्री ऑफ रिएक्शन क्लियर हो रहा होगा। जल्दी से बताइए, डिग्री ऑफ रिएक्शन क्लियर है? ठीक है, डिग्री ऑफ रिएक्शन क्लियर है सभी को? जल्दी से बताइए, यस और नो। कोई भी डाउट है किसी भी तरह का तो जल्दी से पूछिए। ठीक है, कोई भी डाउट है किसी भी तरह का जल्दी से पूछिए, फिर हम आगे चलते हैं फ्रांसिस टरबाइन की तरफ। ठीक है, फिर फ्रांसिस टरबाइन की तरफ चलते हैं। ये हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए, एक क्वेश्चन था, ओके गुड, ये क्वेश्चन देन डिग्री ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब चलते हैं फ्रांसिस टरबाइन। देखिए फ्रांसिस टरबाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टरबाइन है, जो कि अपना एक वजूद रखती है। आपने अपने जो एक तरह से पावर प्रोडक्शन होता है, ठीक है, स्मॉल हेड पर, मतलब ये मीडियम हेड की जो हमारे पास ये टरबाइन होती है, ठीक है, अगर हमें लॉन्ग हेड भी नहीं मिल रहे हैं तो ये मीडियम हेड पर अच्छा पावर प्रोडक्शन करती है, मीडियम हेड पर अच्छा पावर प्रोडक्शन करती है, जहां पर हमने डिस्चार्ज ज्यादा होता है, यहाँ पर डिस्चार्ज ज्यादा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिस दिन मैंने आपको पीपीटी सेशन लिया था, उस दिन जिस दिन मैंने हाइड्रोलिक मशीन्स की स्टार्टिंग की थी, मतलब पेल्टन व्हील की स्टार्टिंग की थी, तब मैंने आपको हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में बताया था। तब मैंने आपको बताया था कि अगर रिवर फ्लो कर रही है तो वहीं से हम रिजर्वोयर डैम बना लेते हैं, जिन्हें हम आर्टिफिशियल डैम बोलते हैं। उन आर्टिफिशियल डैम से हमने क्या किया कि एक डिस्चार्ज जो कि इसमें कंटिन्यू आता रहेगा, है कि नहीं भाई? देखो सिंपल सी बात है, यहां पर ये कोई ये हमारी कोई नेचुरल लेक की बात नहीं कर रहे। नेचुरल लेक जो हम जनरली यूज करते हैं वो किसमें करते हैं? वो हम जनरली यूज करते हैं आपकी पेल्टन व्हील्स के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर हमें हेड बहुत ज्यादा मिल जाता है।
हेड हमें बहुत ज्यादा मिलता है, ग्रेटर देन 300 मीटर मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अगर नेचुरल लेक काफी ऊपर की हाइट पर बनी हुई है तो वहां से हमें हेड अच्छा मिल गया, तो पावर अच्छी मिल जाएगी हमें नीचे, ठीक है, और उसे हम नोजल की हेल्प से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। बट अगर हमारे पास हेड ज्यादा नहीं है, उस दिन ये भी क्वेश्चन किया था कि सर प्लेन एरिया में क्या हम रिजर्वोयर बना सकते हैं? बिल्कुल। सेंस क्या है कि प्लेन एरिया का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो ग्रेडियंट होगा, तभी तो हमारे पास रिवर फ्लो कर रही होगी, ऑब्वियस है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ग्रेडियंट ना हो, ठीक है, ग्रेडियंट तो होगा, बट कहीं ना कहीं रिजर्वोयर की कंडीशंस होती हैं कि वो आप किस एनवायरमेंट कंडीशन के हिसाब से बनाते हैं। पहली चीज, ये सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस की हुई हैं। अभी मैं उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं कि यहां पर क्या होगा कि आपको जो आपने यहां डैम आर्टिफिशियल तरीके से क्रिएट किया है, वहां पर आप जनरली कौन सी टरबाइन यूज करोगे? क्योंकि वो उसका हेड बहुत ज्यादा तो आप ले नहीं सकते हो, तो इसका मतलब वहां पर क्या है, डिस्चार्ज ज्यादा है। वहां पर डिस्चार्ज ज्यादा है, क्यों डिस्चार्ज ज्यादा है? क्योंकि डिस्चार्ज तो कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। सोचो जरा इस चीज को, जो वाटर है उसमें, जो डैम में हमने वाटर को लेके आ रहे हैं, वो हमें कॉन्टिन्यूअस मिल रहा है, किससे? रिवर की हेल्प से। तो डिस्चार्ज की कोई इश्यू नहीं है, डिस्चार्ज वहां पर काफी अच्छा हमें मिल सकता है, बट साथ में हमें हेड का इश्यू है, ठीक है। तो बट डिस्चार्ज अच्छा है, हेड कम है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये आर्टिफिशियल डैम क्रिएट किया और उसको हम किसकी हेल्प से लेके चलते हैं? फिर फ्रांसिस टरबाइन। उसको हम कैसे लेके चलते हैं? फ्रांसिस टरबाइन की। फ्रांसिस टरबाइन में हम क्या चीज लेके चलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी को पूरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमें हेड ही नहीं मिलता, यहां पर हमें यहां पर डिस्चार्ज के सेंस को भी लेके चलना है। हमें यहां पर दो चीजें मिल रही है ना, ध्यान से समझो। यहां पर हेड इतना ज्यादा नहीं है, यहां पर हेड इतना ज्यादा नहीं है जितना हमें पेल्टन व्हील में मिल रहा था। तो हमने क्या किया, हमने इतने हेड को, जो बहुत ज्यादा हेड था, उसको सिर्फ और सिर्फ एक नोजल लगा दी लास्ट में और पेल्टन व्हील को घुमा दिया, उससे इंपल्स की तरह इंपैक्ट कराया बकेट पर, और बकेट से पेल्टन व्हील घूमने लग गया, काम खत्म हो गया, ठीक है। हमारे पास हेड बहुत ज्यादा था, बट अब भाई कंडीशन तो हमारी ये नॉर्मल वाली भी है ना, अब सभी तो हिमालय के पास नहीं रहते ना, ठीक है। तो अब जो कंडीशंस आ रही हैं उनके हिसाब से भी तो चलो ना, समझ रहे हो इस चीज को, कि यहां पर हमें क्या है, आर्टिफिशियल रिजर्वोयर बनाने पड़ रहे हैं। डिस्चार्ज क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, बट हेड हमारे पास कम, तो दोनों चीजें आएंगी। कौन कौन सी? प्रेशर एनर्जी भी और काइनेटिक एनर्जी भी, दोनों का यूज करेंगे। ऐसा कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, ऐसा कंस्ट्रक्शन बनाएंगे इस मशीन का, इस हाइड्रोलिक मशीनरी का, कि ये प्रेशर को भी यूज करे और काइनेटिक को भी यूज करे। ये सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक में ही कन्वर्ट ना करे सारी चीजें, ये सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक में ही कन्वर्ट ना करे, पोटेंशियल को ये सीधा काइनेटिक में कन्वर्ट कर लिया, इसकी हमें जरूरत नहीं है यहां पर। ये सिर्फ और सिर्फ तब करने में फायदा है जब हमारे पास हेड बहुत ज्यादा हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? जल्दी से बताओ, यस और नो, इस चीज को समझ रहे हो या नहीं? जल्दी से बताओ। ये जो मैं आपसे बोल रहा हूं कि हमने जो बात की थी आर्टिफिशियल जो रिजर्वोयर हैं एंड नेचुरल रिजर्वोयर हैं, तो नेचुरल रिजर्वोयर अच्छे हाइट पर मिलते हैं हमें, तो हम कहीं ना कहीं वहां से पेल्टन व्हील का यूज कर लेते हैं इजीली। बट अगर हमें यहाँ पर हाइट ज्यादा नहीं मिलती तो हमें डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है, और डिस्चार्ज हमें कहीं ना कहीं रिवर की थ्रू मिल पा रहा है, तो इसलिए हमें डिस्चार्ज का भी कॉन्सेप्ट लेके चलना है इसमें, ठीक है। मतलब प्रेशर का भी कॉन्सेप्ट लेके चलना है और काइनेटिक एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट लेके चलना है, ठीक है। तो अब ये दोनों चीजों को हम फ्रांसिस टरबाइन में कैसे लेके आते हैं, अब जरा इस चीज को देखिएगा कि हम कंस्ट्रक्शन, आज हम बात करेंगे फ्रांसिस टरबाइन के कंस्ट्रक्शन के बारे में। आज मैं आपको हेड के बारे में और ज्यादा नहीं बता रहा, आज बस सिर्फ और सिर्फ इतना ही रखेंगे हेड के बारे में, ठीक है। कि यहां पर ये एच नोट हो गया, कौन सा? हेड रेस ये है हमारे लिए, ठीक है, इसे हम बोलते हैं टॉप को हेड रेस, और ये हो जाएगा मेरे लिए टेल रेस, ठीक है, ये हो जाएगा टेल रेस, ठीक है। तो हेड रेस और टेल रेस के बीच का जो हेड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रोस हेड। इसे मैंने एच नोट से बोला। ये फिगर अब उतारिए और इस फिगर के अकॉर्डिंग ही एच नोट, H1 है ना, 1 2 3, और ये P1 बाई रो जी, V1 स्क्वायर बाई 2G, इसी सेंस में लिखेगा। और ये है HF मेरा क्या है? फ्रिक्शन लॉस। HF क्या है? फ्रिक्शनल हेड लॉस, फ्रिक्शनल हेड लॉस, ठीक है। मतलब फ्रिक्शनल हेड है वो मेरा फाइनली लॉस में जाता है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल हेड जो हमारे लॉस में जा रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल एज इट इज उतरना चाहिए, क्योंकि कल इसी के ऊपर अच्छे से बात होगी। अभी सिर्फ और सिर्फ मुझे पहले बताना है कंस्ट्रक्शन, उसके बाद ही तो मैं ड्राफ्ट ट्यूब वगैरह के बारे में बता पाऊंगा। जब मैं ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में बताऊंगा तब ये वाला चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं बस इसकी बात करूंगा कि P1 बाई रो जी एंड V1 स्क्वायर बाई 2G ये क्या है, बस सिंपल सी इतनी बात होगी 1 पॉइंट के लिए। क्लियर? ठीक है, ओके गुड। चलिए फिर जल्दी से इसे बनाइए, ठीक है। तब तक हम आगे एक और फिगर बना लेते हैं।
तब तक हम एक और फिगर बना लेते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये हमारे लिए क्या है, फ्रांसिस टरबाइन। ये फ्रांसिस टरबाइन की जो एक्सिस है वो कहाँ दिख रही है, यहाँ पर। ये है फ्रांसिस टरबाइन की एक्सिस, ये मेरी टरबाइन है, ठीक है, ये मेरी टरबाइन है और ये मेरा ड्राफ्ट ट्यूब बोलते हैं इसे, ड्राफ्ट ट्यूब, ठीक है। और ये जो मैंने रेड से दिखाई है ये मेरी शाफ्ट है, बट ये शाफ्ट किस तरह से लगी होती है उसका भी एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इस शाफ्ट के बारे में भी बात करूंगा आगे, ठीक है। यहाँ से हमारी जनरेटिंग यूनिट लगी होती है जो कि पावर को जनरेट कर रही होती है, यहाँ से हमारी जनरेटिंग यूनिट लगी होती है। जो शाफ्ट होती है वो बेसिकली यहाँ पर आपको ऐसे घूमती हुई दिखेगी, ऐसे घूमती हुई दिखेगी कुछ, ठीक है। अब जरा इस चीज को अच्छे से समझो। ये एक काम करो, सबसे पहले आप इसे इधर से देखो, सबसे पहले आप इसे ऊपर से देखो। ऊपर से देखने पर मैं क्या करता हूं कि इसका आपको व्यू कैसा मिलेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला। ध्यान से समझना, व्यू कौन सा मिला, हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला, ठीक है, ऐसे वाला। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को काटो, काट दिया, ठीक है। अब इस प्लेन को आप ऐसे उठा के ऐसे रख दो यहाँ पर। इस प्लेन को आपने पहले तो 90 डिग्री घुमाया, ऐसे करके हॉरिजॉन्टल में ही 90 घुमाओ और 90 घुमा के ऐसे रख दो, समझे हो जाए इसे, ऐसे ऐसे एक 90 डिग्री ये है और एक 90 डिग्री ये है। अब जरा मैं यहाँ पर जो फिगर बना रहा हूँ वो चीज है एक्चुअल में ये, समझो जरा इस चीज को। उम्मीद है आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। ठीक, अब जरा अच्छे से ध्यान से समझिएगा इसे, कि ये जो आपके पास, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये एक प्लेन है, पहले तो आप इस प्लेन को सोचो कि ये एक प्लेन है, ऐसे, ये एक प्लेन है जो कि मैं इससे वर्टिकल काट रहा हूं, ऐसे काट रहा हूं, समझ रहे हो कि ये एक प्लेन है जो कि ऐसे कट रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ऐसे कट रहा है। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को अगर मैं सामने से देखूं ना, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को अगर मैं यहां से ऐसे देख रहा हूं, अगर मैं इसे यहां से देख रहा हूं, ठीक है, तो इसी प्लेन को अगर आप ऐसे रख दोगे तो ये चीज बन रही है, इसी प्लेन को अगर आप ऐसे रख दोगे तो ये चीज बनेगी, ठीक है। उसके बाद उस प्लेन को आप ऐसे 90 डिग्री और घुमा दो, उस प्लेन को आप 90 डिग्री और घुमा दो, तो ये जो आपके पास ये वाला जो पार्ट आ रहा है ना सामने से, जरा ध्यान दो कि जो आप इसको अगर ऐसे देखोगे, अगर इसे आप ऐसे देखोगे सामने से, तो यही जो पार्ट है यहाँ पर ऐसे जो आ रहा है घूम के, ये वाली जो चीज, ये वाली जो सरफेस आ रही है वो सरफेस है ये वाली। उम्मीद है आपको यहाँ से ध्यान से समझ में आ रहा होगा। ये जो आपकी कपलिंग है वो मान लीजिए यहाँ पर है, ये जो कपलिंग है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये जो शेप है, ये जो शेप है वो एक्चुअल में ये वाली है। ये जो आपके पास ऐसी दिख रहा है ना, तो ये चीज है यहाँ से जो दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद बैक साइड में ये आ रहा है, तो बैक साइड में इसके तो दिखेगा नहीं, तो बैक साइड वाली जो चीजें हैं वो यहाँ दिखा रहा हूँ, है ना। और ऊपर से देख रहे हैं इसे, ऊपर से, क्लियर, ठीक है। जल्दी से बताइए, फिगर यहां तक अभी क्लियर हो रहा है, फिगर यहां तक क्लियर है, जल्दी से बताइए, ठीक है। ओके, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं कि यहां पर वाटर यहां से इन हो रहा है, वाटर यहां से इन हो रहा है, ये वाटर का इनलेट है यहाँ पर, ठीक है। तो वाटर को मैं यहाँ पर ब्लू कलर से ही दिखा रहा हूं, ऐसे वाटर इनलेट हो रहा है, ये वाटर है। मैंने कहा ना कंस्ट्रक्शन में ही आज हमारा पूरा टाइम जाएगा, बट कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझिएगा, ठीक है। यहां पर ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये मेरे वेन्स है। इन वेन्स का मतलब क्या होता है अभी हम बात करेंगे अच्छे से। ये बिल्कुल सर्कुलर शेप आएगा तो फिगर बहुत ही सही बनेगा।
ठीक, ओके, ठीक। उसके बाद यहां पर है ये चीज बनी हुई, ठीक है। ये अगर हो सके तो मेरे साथ साथ फिगर बना लीजिए, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं इसकी इंडिविजुअल स्टडी भी आपको कराऊंगा, फिर मैं इसकी इंडिविजुअल स्टडी भी आपको कराऊंगा। ठीक, अब देखिएगा, पहले इनके नाम देख लीजिए। ये जो ऊपर वाला फिगर है, ये जो यहां पर इस तरह से दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं वॉल्यूट केसिंग, स्क्रोल केसिंग, स्क्रोल केसिंग और स्पाइरल केसिंग। ये अभी धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा हमने ये फिगर ऐसा ही क्यों बनाया, उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा कि हमने ये फिगर ऐसा ही क्यों बनाया, इसका रीजन भी हम धीरे धीरे बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर इसका नाम लिखिएगा वॉल्यूट केसिंग, स्क्रोल केसिंग या स्पाइरल केसिंग। इसके बाद जो ये यहाँ पर ब्लैक कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये जो ब्लैक कलर है, ठीक है, ये है हमारा स्टेटर, इसे हम बोलते हैं स्टेटर या फिर दूसरा इसका नाम हो जाता है हमारा गाइड वेन्स, ठीक है, या फिर फिक्स्ड वेन्स या फिक्स्ड ब्लेड, ठीक है, ये कुछ इसके नाम होते हैं। ऐसे ही जो हमारे पास ये वाला पार्ट है जो ब्लू कलर से दिखा रहा हूं मैं, इसमें जो ये ब्लू वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो ब्लू वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो ये है मेरा रनर या मूविंग ब्लेड या मूविंग वेन्स या रोटर, ठीक है। तो ये हमारे पास ये रोटर है, ये स्टेटर है। तो ये कुछ पर्टिकुलर नाम है, नाम समझ में आ रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो रहा है, जल्दी से बताओ। यहां तक उम्मीद है ये चीज दिख रही है। ये है हमारी शाफ्ट, इसे हम बोलते हैं यहां पर, ये लग रही है शाफ्ट, और ये जो है ना, ये है गैप। इसी के बैक साइड में लगा हुआ है ड्राफ्ट ट्यूब, ठीक है। ये जो है, ये वाला जो आपके पास पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट है इसको बोलिएगा गैप, ठीक है। इस गैप के ही बैक साइड में ड्राफ्ट ट्यूब है। यहां से जो वाटर जाएगा वो ड्राफ्ट ट्यूब के अंदर जाएगा। इसके बारे में बात करेंगे हम कल अच्छे से, ठीक है। अभी पहले इसका कंस्ट्रक्शन ही आज समझ लें हम, बहुत काफी बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ रही होगी अब कि इस तरह से कुछ यहाँ पर वाटर का फ्लो हो रहा है और ये वाटर का फ्लो यहाँ पर इस तरह से कुछ दिखा रहा है हमें। तो इसको अब 1 बाय 1 लेके चल रहे हैं। क्या कि सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पर इनलेट एनर्जी है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारे पास इनलेट एनर्जी है, ठीक है, ये एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल फिगर है, ये एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल फिगर है, मैंने दिखाया है ऊपर से, ठीक है। ये मेरा टॉप व्यू है, अगर देखा जाए तो ये मेरा क्या है, टॉप व्यू है, ठीक है, टॉप व्यू है, ऊपर से दिखाया है। अब जरा समझो कि यहां पर इनलेट जो हो रहा है वो यहां से हो रहा है। अगर सिंपल सी बात है, मैं इसे पेल्टन से भी कंपेयर करता हुआ चलूंगा जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते रहे। पेल्टन व्हील में हमारे पास ये जो पेन स्ट्रोक आया करता था, ये बहुत ऊपर की हाइट से आया करता था। इसका मतलब हमारे पास हेड काफी हुआ करता था। तो हम लास्ट में क्या लगाते थे, लास्ट में लगाते थे नोजल। और अब आप एक बात बताइएगा, अगर आपने नोजल ना लगा के, जरा सोचिएगा, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट सोचिएगा, अगर आपने यहाँ नोजल ना लगा के इसे बंद कर रखा है, सिर्फ बंद करके रखो उसे, ठीक है, यहाँ पर नोजल ना लगा के आपने बंद करके रखा है, तो एक बात बताओ, प्रेशर एनर्जी फील हो रही है या नहीं? जल्दी से बताओ, प्रेशर एनर्जी फील हो रही है या नहीं? इस वाले एंड पर नोजल नहीं लगा हुआ, आपने उसे बंद करके रखा हुआ है, तो क्या आपको प्रेशर एनर्जी फील नहीं हो रही है? जल्दी से बताओ, यस और नो। समझिए आप तो ठीक है, क्लियर, ठीक है सोमेश जी, वैसे समझ में आ रहा है ना? समझ में आया या नहीं आया सोमेश जी? क्लियर हुआ ना? जल्दी से बताओ, ये डायग्राम जो मैंने जिस तरह से बताया वो क्लियर हो गया ना? ठीक है, या कोई कहीं दिक्कत है तो फिर बताओ, फिर उसी को मैं वहीं से लेके चलता हूँ, ठीक है। ये चीज यहाँ तक समझ में आ रही है ना? ठीक है, आप आंसर दे दीजिएगा, थोड़ा सा लैग चलता है, ठीक है। चलो फिर हम आगे चलते हैं कि मैंने यहाँ पर जो बात की है, हाँ, कि यहाँ का आंसर दीजिएगा, जो नोजल है उसमें प्रेशर एनर्जी फील हो रही है, यस, वेरी गुड।
प्रेशर एनर्जी फील हो रही है यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं फ्रांसिस टरबाइन की बात करता हूं और मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नोजल नहीं लेता, क्यों नोजल नहीं लेता, क्योंकि आपकी जितने भी हेड है, जितना भी हेड है, समझिएगा समझिएगा, इसी कॉन्सेप्ट, इसी की पॉइंट को समझना है। हेड क्या है, यहां पर हेड है कम, अगर मैं इसको H बोलता हूं, इसे मैं H पेल्टन व्हील का बोलता हूं, मतलब HP बोल देता हूं, मतलब जो हमने हेड बहुत ज्यादा लिया था पेल्टन व्हील में, मतलब अराउंड ग्रेटर देन 300 टू 800 मीटर, तो 500 मीटर काफी हो गया भाई, ठीक है। तो 500 मीटर के हिसाब से आपको जो काइनेटिक एनर्जी मिल रही है ना, वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, नोजल की हेल्प से, काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हमें मिल रही थी ऊपर सबसे, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई सीधी, है ना, और वो काइनेटिक एनर्जी फिर इंपैक्ट करके हमने उससे पेल्टन व्हील को चला दिया था। बट भाई अगर हमने यहां इस केस में भी, जिसमें हेड कम है, समझो इस चीज को, जिसमें हेड कम है, मतलब जो आर्टिफिशियल रिजर्वोयर आप कहीं ना कहीं बनाए जा रहे हो, तो उसके सेंस में अगर हमें हेड कम मिल रहा है, तो उस हेड कम में आपको क्या करना होगा, उस हेड कम में आपको डायरेक्टली नोजल का यूज करके आप क्या करोगे, डायरेक्टली नोजल का यूज करके आप क्या करोगे, हेड को ही तो काइनेटिक एनर्जी में कम चेंज करोगे, हेड को ही तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज करोगे ना। तो जरा इस चीज को समझो, अगर आपने कम हेड को काइनेटिक एनर्जी में चेंज किया, तो वहां पर एनर्जी भी तो कम प्रोड्यूस होगी ना। वहां पर सिर्फ और सिर्फ हेड वाली फॉर्म ही आपने चेंज की, बस आपने सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को चेंज किया काइनेटिक में। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भी प्रेशर एनर्जी सेम है, पी एटमॉस्फेयर के हिसाब से है। यहां पर जब आपने नोजल के बाद में वाटर को फ्लो कराया, तो यहां पर भी तो पी एटमॉस्फेयर हो गया ना फिर से प्रेशर। इसका मतलब प्रेशर एनर्जी का तो आपको काम ही नहीं बचा, ठीक है। अगर आपने यहां एक कम हेड पर भी, कम हेड मतलब 60 से लेके 300 मीटर, मतलब अगर आपने 200 या 100 या 150 मीटर पर भी अगर ये काम किया, तो उसमें अगर आपने नोजल लगा दी लास्ट में, तो आपको वो जो काइनेटिक एनर्जी है, वो एज कंपेयर टू जो पेल्टन व्हील में आप यूज कर पा रहे थे एनर्जी, उतनी नहीं मिल रही, क्योंकि हेड नहीं था। बट हमने एक चीज का नुकसान किया, क्या कि हमने डिस्चार्ज के बारे में नहीं सोचा। हमने इस वाली पर्टिकुलर जो हमने इसकी बात कर रहे हैं फ्रांसिस टरबाइन में, उसमें हम हेड का तो फायदा उठाएंगे ही, हम उसमें हेड का फायदा तो उठाएंगे, साथ में हम डिस्चार्ज का फायदा भी उठा सकते हैं। साथ में हम जो वाटर फ्लो हो रहा है ना, जो वाटर फ्लो हो रहा है, मतलब प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी आपको याद होगा, फ्लो वर्क मैंने बोला था स्टार्टिंग वाले दिन ही बताया था कि प्रेशर एनर्जी का मीनिंग क्या होता है, पी वाई रो जी का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले दिन बताया था कि जो ये फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, इनकी जो बैक साइड में फ्लूइड पार्टिकल हैं, वो इस पर कितना प्रेशर एक्सर्ट करते हुए इन्हें आगे की तरफ लेके चल रहे हैं। ये हमारा था प्रेशर एनर्जी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से बताया था, अगर वहां स्किप किया है तो उस चीज को एक बार फिर से देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो हमारे पास इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर उसके अंदर डिस्चार्ज की टेंडेंसी है, और डिस्चार्ज की टेंडेंसी अच्छी है, मतलब यहां पर हमारे पास रिवर से वाटर फ्लो अच्छा हो रहा है, तो हम यहां उस प्रेशर एनर्जी का भी तो यूज करें ना। हम यहां पर प्रेशर एनर्जी का भी तो यूज करें, हम वहां पर नोजल ही क्यों लगा दें सीधा। हम वहां पर अगर सीधी नोजल लगा देंगे, तो सारे का सारा जो आपका हेड का पार्ट है, वो तो उसमें कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक में, बट प्रेशर एनर्जी का तो यूजलेस हो गया ना, प्रेशर एनर्जी का तो फायदा ही नहीं उठा पा रहे हो आप। समझो इस चीज को, डिस्चार्ज का फायदा नहीं उठा पा रहे हो। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो आपके पास 1 पॉइंट है, ये जो आपके पास 1 पॉइंट है, उस पर हमारे पास प्रेशर, ध्यान से समझना, यहां पर हमारे पास प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी आ रही। इस 1 पॉइंट पर प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी तो कन्वर्ट हो गई किसमें, काइनेटिक में। अभी नोजल नहीं लगाई है, बट कहीं ना कहीं हमारे पास फ्लो है ना, तो फ्लो है, तो उसके सेंस में हमारे पास क्या है, प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों पार्ट हैं। बट आपको दिख रहा है, अगर नोजल नहीं लगी है, जरा समझो इस चीज को, अगर नोजल नहीं लगी है, अगर ये चीज यहां पर हमने रोक रखी है, तो जरा सोचिएगा, अगर यहां पर हम इसे फ्लो ना होने दें, तो आप जरा सोचिएगा, फील करिए उस प्रेशर को, फील करिए उस प्रेशर को, स्टॉपर लगा दो, यहां पर स्टॉपर लगा दो, फील करो, प्रेशर एनर्जी बहुत ज्यादा है ना, है ना। तो यही हेड मैंने यहां दिखाया। मैंने आपसे कहा ना, आज हम सिर्फ और सिर्फ इस वाले हेड की बात करेंगे। इसको फील करो, अगर ये बिल्कुल मैंने स्टॉप कर रखा है, तो यहां पर प्रेशर एनर्जी कितनी आ जाएगी, P1 रो जी, सीधी यहां तक आएगी या नहीं, जल्दी से बताओ। P1 रो जी सिर्फ और सीधी यहां तक आ जाएगी ना, हेड लॉस तो हटा दो, है ना, यहां तक P1 रो जी यहां तक आ जाएगी। बट अगर आपने यहां पर इसे फ्लो कर रखा है, मतलब आपने स्टॉपर नहीं लगा रखे, पहले से इसे प्राइम कर रखा है, प्राइमिंग का मतलब पहले से इसमें वाटर है,
ठीक है, इसके जो ट्यूब्स हैं उसमें वाटर है। तो अभी जरा इस कॉन्सेप्ट को समझो, ये जो प्राइमिंग का कॉन्सेप्ट है हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर अभी डिस्कस करने लग गए तो फिर मैकेनिज्म को हम कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देंगे। तो इसलिए भी पहले मैकेनिज्म को समझो, उसके बाद 1 बाय 1 ये चीजें मैं बताता रहूंगा, ड्राफ्ट ट्यूब, प्राइमिंग, ये सारी चीजें मैं बताता रहूंगा। ठीक है, तो अभी जरा इस कॉन्सेप्ट को समझना कि अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का तो जो रेशियो है वो बहुत कम है, जबकि प्रेशर एनर्जी का रेशियो ज्यादा है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? रीजन हमेशा याद रखिएगा, अगर हम यहाँ नोजल लगा लेते तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती, प्रेशर एनर्जी कम रह जाती। प्रेशर एनर्जी कम रह जाती, वो डिपेंड करता कि काइनेटिक एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी उसे कितना कन्वर्ट कर पा रही है जो नोजल है वो काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो हमारे पास प्रेशर एनर्जी बहुत कम रह जाती, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास फुल रहती। ठीक है, समझ रहे हो, अगर यहाँ नोजल होती तो। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक पासवे है, यहाँ पर एक पाथ है, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास वाटर जा रहा है वो अब ऐसे निकल के ऐसे आ रहा है। ये क्या है, ये ग्रेविटी की वजह से नहीं है, समझो इस चीज को, ये वर्टिकल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल व्यू है, ये हॉरिजॉन्टल में है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल में है, पता लगा आप वाटर को ऐसे यहाँ पर वर्टिकल सोचो, वर्टिकल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल आ रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल आते हुए ऐसे आ रहा है। अब जरा समझो, यहाँ पर ये जो इस तरह का मैकेनिज्म यूज करते हैं, इस तरह का कंस्ट्रक्शन करते हैं अंदर, वो ऐसा क्यों करते हैं, वो ऐसा हम क्यों करते हैं, इसको जरा अच्छे समझिएगा। 1 बाय 1 चलिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा एकदम जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जरा एक साथ ऐसे चलिए। क्या कि वाटर पार्टिकल है, मैं इसे किससे दिखा रहा हूँ, रेड कलर से। ठीक है, तो वाटर पार्टिकल मेरे रेड कलर में है, मैं इस वाले सरफेस पे लेके चला, देखिएगा यहाँ पर वाटर पार्टिकल ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपके पास ये है ना, इन्हें हम बोलते हैं गाइड वेन्स। कहाँ लिखा हुआ, ये रहा, ये गाइड वेन्स। ये क्या है हमारे पास, ये स्टेटर है, मतलब ये जो गाइड वेन्स है रुकी हुई है, ये स्टेटर है, ये रुकी हुई है, ये इस वाटर के फ्लो की वजह से फ्लो नहीं हो रही, ये कोई रनर नहीं है, ये कोई घूमने वाली वेन्स नहीं है। समझो, पहले यहाँ पर लगी हुई है गाइड वेन्स जो कि है स्टेटर। ठीक है, जो कि है स्टेटर। ऑब्वियसली स्टेटर आप कहीं ना कहीं एक सपोर्ट के बेसिस पर ही तो बना के बैठे हो, है ना, तो ये कोई रोटर नहीं है, यहाँ पर कोई शाफ्ट नहीं है इस वाले पार्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ से जो वाटर आएगा वो इनके थ्रू ऐसे जा रहा होगा। इससे क्या मिला, इससे आपको गाइड वेन से गाइड मिला, मतलब एक पाथ मिला। ठीक है, एक रास्ता मिला वाटर को अंदर की तरफ जाने का। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा इनवर्ड रेडियल फ्लो। समझो इस चीज को, अभी तक मैंने टेंजेंशियल की बात की थी, आज मैं बात कर रहा हूं रेडियल की। और मैंने रेडियल का डेरिवेशन पहले ही बताया हुआ है, जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है वो जरूर देखो उसे। मैंने इनवर्ड रेडियल फ्लो का डेरिवेशन बताया हुआ है, वहां से एक फाइनली आउटकम भी निकाला था हमने रनर पावर का। आपको याद होना चाहिए, रनर पावर का हमने उसमें फाइनली एक आउटकम निकाला था जिसकी वैल्यू आई थी हमारे पास m डॉट VW1U1 प्लस VW2U2। ठीक है, ये चीज हमारे पास आई थी, रनर पावर फॉर द इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन, और यहाँ पर प्लस आया था। ये सारी चीजें हमने देख रखी थी, ये सारी चीजें हमने देख रखी हैं। ठीक है, अगर ये चीज नहीं देखी है तो इन्हें थोड़ा सा एक बार आप रिव्यू कर लो। ठीक है, अभी हम थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पर बट इस क्लास को तो लाइव ही देखो, इस क्लास को लाइव देखो, ऐसा नहीं है कि इसको बाद में रिव्यू कर लेना। ठीक है, आप अभी इसको ऐसे ही समझ लेना। ठीक, अभी देखिएगा, यहाँ पर जो वाटर है वो ऐसे जा रहा है, इसे गाइड वेन मिल गई, मतलब एक पाथ मिल गया। इस पाथ के साथ इसने ब्लू वाली जो वेन है उस पर टकराया, जो ब्लू वाली वेन है उस पर टकराया इन पाथ की हेल्प से। इस पाथ की हेल्प से ये ब्लू वाली वेन पर टकराया। ठीक है, जैसे ये ब्लू वाली वेन पर टकराता है तो उसका डायग्राम मैं अब बनाने जा रहा हूं। ठीक है, उस चीज को हमें समझना है अच्छे से। बस यहाँ पर आप उसके फ्लो को देखो, ये फ्लो अब ऐसे जाएगा। ठीक है, यहां से ये है हमारी जो इंपेलर, जिसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रोटर या मूविंग वेन्स। ठीक है, या फिर इंपेलर इन द सेंस ऑफ रनिंग सेंस में। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को समझिएगा कि ये जो आपको मैंने ब्लैक वेन बताई है, इस ब्लैक वेन के थ्रू ये जो वाटर है रेड कलर में, ये ऐसे जाएगा और फाइनली ये इस गैप में एग्जिट होगा। फाइनली ये इस गैप में एग्जिट होगा, ये गैप है। ठीक है, और ये गैप आपको कैसा दिख रहा है, ऊपर से देख रहे हो आप तो ये नीचे की तरफ गैप दिख रहा है, वही गैप यहाँ पर होगा। मतलब वाटर कैसे एग्जिट होगा, जरा ध्यान से समझो। वाटर कैसे एग्जिट होगा, यहाँ से ऐसे आ रहा होगा, फिर यहाँ से घूम के आएगा वापस पीछे। ठीक है, और यहाँ से वापस आने के बाद ये कैसे एग्जिट होगा, मैं इसे ब्लू से दिखा रहा हूँ। ऐसे गया, घूम के वापस आया, वापस आने के बाद ये कैसे एग्जिट हो रहा है, इधर की तरफ ऐसे। ठीक है, ये ऐसे एग्जिट हो रहा है, ये इस तरह से एक्सियल ऐसे एग्जिट हो रहा है। ठीक है, तो यहां से जब ये वाटर ऐसे आ रहा है तो ये अब अंदर की तरफ एग्जिट होगा ना, साफ्ट में एग्जिट नहीं होगा, ये जो गैप है उसमें एग्जिट होगा। तो ये जो गैप में एग्जिट हो रहा है, साफ्ट की एक्सेस में जो एग्जिट हो रहा है, वो यहाँ पर ड्राफ्ट ट्यूब में आ रहा है वाटर,
वो यहाँ ड्राफ्ट ट्यूब में आ रहा है वाटर। ठीक है, ड्राफ्ट ट्यूब का फंक्शन क्यों है, ड्राफ्ट ट्यूब हम क्यों लगाते हैं, हम ऐसे ही खुले एनवायरनमेंट में क्यों नहीं छोड़ देते वाटर को, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट हम कल देखेंगे। ठीक है, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि मैकेनिज्म क्या है फ्रांसिस टरबाइन की। तो जल्दी से मुझे यहाँ पर ये बताइए कि अभी तक का ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ क्या, कि जो यहाँ पर स्टेटर हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या देते हैं, उसे एक पाथ देते हैं, एक गाइड करते हैं, बस ये क्या कर रहे हैं, अभी पाथ दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, बट ये साथ में कुछ और भी कर रहे हैं, अभी उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही उसके बाद ये जो आपके पास कर्व्ड वेन पर ये जो आपके पास वाटर वेलोसिटी लग रही है, इसकी हेल्प से ये कर्व्ड वेन आगे की तरफ जाना चाहेगी, आगे की तरफ जाना चाहेगी। ऐसे ही वाटर जो पार्टिकल हैं, जरा समझिएगा, वाटर पार्टिकल यहां पर भी तो आएंगे, ऐसे वाटर पार्टिकल यहां पर भी तो आएंगे, यहां पर भी आएंगे, ऐसे यहां पर भी आएंगे। ठीक है, वाटर पार्टिकल तो इन हो रहे हैं ना, इन होने के लिए उन्हें रास्ता मिल गया है, गाइड वेन्स में रास्ता मिल गया है, और वो इसी तरह से इन हो रहे हैं। ठीक है, यहां से वो इन हो रहे हैं, ये उनके लिए गाइड वेन में रास्ता है। ये आप ऐसे नहीं समझोगे, ये एक तरह से होलो जगह है। ठीक है, आपको ये दिखाया हुआ है मैंने कि स्टेटर है ये, बट ये बीच में से होलो है, तो आपको आपके पास वाटर कैसे आएगा, इसमें अंदर, फिर यहां से होलो है, यहां से अंदर, ऐसे पास होगा। ठीक है, उसके बाद ये होलो है, ये अंदर। ठीक है, फिर फाइनली ड्राफ्ट ट्यूब में वाटर एक्चुअली आउटवर्ड। ठीक है, अब जल्दी से मुझे बताइए ये वाली चीज यहां तक क्लियर हुई या नहीं, इतना जो आपको मैंने यहाँ फिगर बनाया हुआ है इतना क्लियर हुआ या नहीं। अभी तक आप मुझे ये बताइए, जो हमारे पास रोटर एंड स्टेटर है वो पार्ट समझ में आ रहे हैं या नहीं, वो पार्ट समझ में आए हैं या नहीं। अभी आपको जो मैकेनिज्म है कि हम शेप ऐसे ही क्यों लेते हैं, ये स्क्रोल केसिंग ही हमने क्यों ली, उसका रीजन पता होना चाहिए। क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं ना, ये तो आपके पास ये तो माइंड में होना चाहिए जरूर कि हाँ इनका फंक्शन क्या है, बट आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चन भी तो हमें देखने हैं ना, कि यहाँ पर ये हम केसिंग ऐसे ही क्यों लेते हैं, ऐसे ही क्यों लेते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी बात करते हैं। जल्दी से पहले इसके लिए बताइए मुझे, क्लियर हुआ या नहीं सभी को? ठीक, ओके, गुड, वेरी गुड। ठीक है, ये फिगर आपने नोट डाउन कर लिया है, ये नोट डाउन कर लिया। अब आपको नोट्स में देखना है इस फिगर को, ये नोट डाउन कर लो, मैं इसे रफ कर रहा हूं। ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया है, जल्दी से यस बोलिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये फिगर होना चाहिए आपके नोट्स में। ठीक है, क्योंकि ये फिगर आगे बहुत यूजफुल रहने वाला है, ड्राफ्ट ट्यूब को समझने में भी, प्राइमिंग वगैरह को समझने में भी, हेड को समझने में भी। ठीक है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। ओके ओके, गुड, ठीक। ओके, गुड। चलिए अब एक काम और करना है हमें। अभी तो हमने ये समझा कि स्टेटर क्या है, रोटर क्या है। ठीक है, अभी हमने इस पाथ के बारे में बात नहीं की अच्छे से, उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले आप एक चीज समझो, इंपल्स, एक होती है इंपल्स टरबाइन, एक होती है रिएक्शन टरबाइन। बट ये जो आप रिएक्शन टरबाइन बोल देते हो ना, इसका मीनिंग क्या होता है, और क्या ये रिएक्शन टरबाइन फुल्ली कंप्लीटेड वर्ड है? नहीं, हमेशा जो टरबाइन होती हैं वो इंपल्स रिएक्शन टरबाइन होती है, ये चीज हमेशा याद रखिए, वो इंपल्स रिएक्शन टरबाइन होती है, इंपल्स रिएक्शन टरबाइन याद रखिएगा हमेशा। ठीक, इंपल्स रिएक्शन टरबाइन का मीनिंग क्या है, इंपल्स टरबाइन का मीनिंग क्या है, एक छोटे से एग्जाम्पल से लेके चल रहा हूं, ध्यान देना, छोटे से एग्जाम्पल से लेके चल रहा हूं। यहां पर आपके पास एक पेल्टन व्हील है, ये जो प्योर एग्जाम्पल होते हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं, सिंपल। ये पेल्टन व्हील है, इस पेल्टन व्हील पर आपने नोजल से वाटर को इन किया, इस पेल्टन व्हील पर आपने नोजल से वाटर को इन किया, यहां पर ये नोजल से वाटर यहां पर आया। ठीक है, हो क्या रहा है, रिएक्शन का मीनिंग क्या है, और इंपल्स का सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंपल्स का मीनिंग क्या है, और रिएक्शन का मीनिंग क्या है, उसको समझना है। इंपल्स में आपको उम्मीद है कि ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बट मेन कॉन्सेप्ट होता है रनर का, मेन कॉन्सेप्ट होता है रनर का, कि रनर क्या है, रनर क्या है, जो एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है वो रनर में हो रहा है या रनर से बाहर हो रहा है, उसको हमें समझना होता है। जरा अच्छे से समझिएगा कि यहाँ पर जो वाटर है, हमारे पास पूरी पोटेंशियल एनर्जी थी, उसे हमने नोजल की हेल्प से किसमें कन्वर्ट कर दिया, ध्यान दो, नोजल की हेल्प से हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, इस पॉइंट पर काइनेटिक में।
नोजल से पूरी की पूरी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई ना, प्रेशर एनर्जी अब नहीं बची, एम्बिएंट प्रेशर है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे यहाँ का प्रेशर काउंट करो चाहे यहाँ का, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब इसके अंदर प्रेशर एनर्जी नहीं है, जो नोजल से वाटर एग्जिट हो रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, और पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन हो चुका है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का पूरी की पूरी कन्वर्जन हो चुका है नोजल के बाद, है ना। इसका मतलब यहाँ पर जो ये रनर है, जो ये जिसे हम रनर बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो ये शाफ्ट घूम रही है वो किसकी वजह से घूम रही है, वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के इंपैक्ट की वजह से, ठीक है, जो यहाँ पर ये फोर्स का इंपैक्ट हुआ उसकी वजह से घूम रही है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी प्रेशर का इफेक्ट है ही नहीं, पूरे में कहीं पर भी प्रेशर का इफेक्ट नहीं, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसने इसको रनर बनाया, मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि वाटर जो है वो इस पर इंपिंज हो रहा है, और उसके बाद इसे हम रनर बोल रहे हैं कि ये रनर भाई घूम रहा है, हमारा ये रनर है जो कि घूम रहा है, किसकी हेल्प से, इस काइनेटिक एनर्जी के पहले ही फुल्ली कन्वर्जन के बाद पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन हो गया काइनेटिक में। अब काइनेटिक आपके पास बचा है, उससे क्या हुआ, इंपैक्ट, और इंपैक्ट की वजह से क्या कहा आपने इस ब्लेड को, एज ए रनर ब्लेड। उम्मीद है आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा, ठीक है। अब जरा इसकी दूसरी चीज को समझिएगा कि इंपल्स रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, इसको समझो। इसके लिए एक एग्जांपल होता है, इसके लिए तो एग्जांपल ये हो गया सिंपल, पेल्टन व्हील, किसके लिए, इंपल्स के लिए। इंपल्स का मीनिंग समझने के लिए सिंपल पेल्टन व्हील हो जाता है, सिंपल। उसके बाद अगर रिएक्शन का मीनिंग समझना है तो लेके चलना पड़ेगा हमें एक लॉन स्प्रिंकल, ये लेके चलिएगा, ठीक है। ये है कुछ अरेंजमेंट, ये कुछ 3D में अरेंजमेंट सोचिएगा। ये मेरा क्या है, लॉन स्प्रिंकलर, ये है मेरा लॉन स्प्रिंकलर। जनरली आपने देखा ही होगा ग्राउंड वगैरह में वाटर स्प्रे करने के लिए, वाटर को फैलाने के लिए कहीं ना कहीं हम लॉन स्प्रिंकलर का यूज करते हैं, बट इसमें रिएक्शन का इफेक्ट का मीनिंग क्या है उस चीज को हमें समझना है। ये जो एग्जांपल लिया है वो इसीलिए लिया है, ठीक है। ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मतलब ये मेरा जो प्लेन दिख रहा है वो पहले अपने माइंड में क्लियर करो कि ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये जो प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, भले से 3D थोड़ा सा इधर उधर बन रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर थोड़ा सा सोचो इस चीज को, ठीक है। ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, ये ऐसे, ठीक। यहां पर ये जो पार्ट है ये है नोजल, ये जो पार्ट है यहाँ पर, ये जो पार्ट लगे हुए हैं लास्ट में इसके, वो मैंने नोजल लगाए हुए हैं, समझिएगा इस चीज को, ये मैंने लास्ट में नोजल लगाए हुए हैं। बट यहां पर समझना है रिएक्शन का मतलब क्या, रनर का मतलब क्या है। यहां रनर क्या था, जब वाटर ने इसको इंपिंज किया तो ये रनर बना, ये तो रनर नहीं कहा ना आपने, जहां पर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है उसको तो रनर नहीं कहा ना। रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है कि जब आप यहां से मान लीजिए वाटर को देख रहे हैं, तो वाटर यहां से यहां तक पहुंच रहा है, तो यहां पर प्रेशर एनर्जी होगी या नहीं, उन पर जो आपके पास वाटर पार्टिकल हैं इनके ऊपर प्रेशर एनर्जी काम कर रही होगी, बिल्कुल। यहां पर प्रेशर एनर्जी होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। जल्दी से बताइए यहां पर प्रेशर एनर्जी होगी या नहीं। ये जो आपने वाटर को यहां पर ऐसे लिफ्ट किया है, तो यहां पर प्रेशर एनर्जी है या नहीं है, पहले ये बताओ, यस और नो, प्रेशर एनर्जी है या नहीं, यस और नो। जब आपने वाटर को यहां लिफ्ट किया है तो प्रेशर एनर्जी है इसके अंदर, यस और नो, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं वाटर को देखता हूं तो वाटर यहां से ऐसे जा रहा है, पाथ से यहां मिला, ऐसे ही यहां वाले वाटर को पाथ कहां मिला, यहां मिला, ठीक है। तो ये जो आपके पास पाथ मिला है उसकी वजह से क्या हुआ, आगे लगा हुआ है नोजल लगा हुआ है, तो नोजल ने क्या किया, इस प्रेशर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कराया, इस प्रेशर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करा दिया इस नोजल ने, किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। ऐसे ही यहां पर किसमें कन्वर्ट करा दिया इसे, काइनेटिक एनर्जी में। तो आपको इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से, समझो जरा इन चीजों को, आपको इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से यहां पर एक सेंस मिल रहा है, कौन सा, रिएक्शन का। रिएक्शन का कैसे, जरा उस बॉडी को समझिएगा, ठीक है। ऑब्वियस, गुड, वेरी गुड,
ठीक है, रिप्लाई थोड़ा लेट आते हैं, ठीक है, लेट क्या मीनिंग वो थोड़ा लैग हो जाता है, ठीक है। तो जरा मैं इस चीज को अब लेके चल रहा हूं आगे, ठीक है। मैं मानता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ चुका है, फिर हम आगे चल रहे हैं। क्या कि जो हमारे पास प्रेशर एनर्जी है वो यहां पर आप देखिएगा, यहां पर क्या हुआ कि जब उसने पाथ अपना चेंज किया तो कहीं ना कहीं हमें एक एंगुलर मोमेंटम दिख रहा है। यहां पर एंगुलर मोमेंटम दिख रहा है, क्यों? क्योंकि जब ये प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो जरा सोचो वाटर के पास जो एनर्जी थी वो तो ये वाली थी, वाटर के पास जो एनर्जी थी वो तो ये वाली थी, बट यहां पर एक क्या इफेक्ट आया, एक रिएक्शन का इफेक्ट आया। कैसे कि ये जो आपके पास सॉलिड पार्ट है, सॉलिड पार्ट मतलब जिसके अंदर वो वाटर है, ठीक है, लोन स्प्रिंकलर एज ए सॉलिड बॉडी, यहां पर जो ये सॉलिड पार्ट है वो इस पर फोर्स लगा रहा है इसको डेविएट करने के लिए। समझिएगा इस चीज को, यहां पर इसने इस पर फोर्स लगाया इसको डेविएट करने के लिए। तो यहां पर जब इस पर फोर्स लगा डेविएट करने के लिए, तो एवरी एक्शन हैज इट्स ओन रिएक्शन। तो यहां पर आपको रिएक्शन भी दिखेगी, किसकी वजह से? वाटर पार्टिकल की वजह से। तो यहां पर जब हमने वाटर पार्टिकल यहां से निकलना शुरू करेंगे तो यहां पर वो एक इफेक्ट लगाएंगे बैक साइड में, ठीक है, किसकी वजह से? ड्यू टू द सॉलिड बाउंड्री ऑफ द लोन स्प्रिंकलर, ठीक है। तो यहां पर ये जो काइनेटिक एनर्जी है जो यहां पर आगे की तरफ निकल रही है, तो वो यहां पर बैक साइड में फोर्स लगाएगी, और इस बैक साइड के फोर्स की वजह से, मतलब जो वाटर पार्टिकल लगा रहे हैं अब सॉलिड बॉडी पर फोर्स, वो कैसा लग रहा है? वो ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो अब ये लोन स्प्रिंकलर कहीं ना कहीं हमारे पास इस तरह से मूव करना शुरू कर देगा, क्लियर, ऐसे मूव करना शुरू कर देगा। तो अब एक बात सिंपल से बताइए मुझे, इसमें हम इस पूरे लोन स्प्रिंकलर के इस वाले पार्ट को रनर बोलेंगे या फिर इससे जो आगे हम कुछ यहां पर ऐसे कुछ लगा दें उसे रनर बोलेंगे? समझिएगा, जहां प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कन्वर्जन हो रही है उनके बाद अगर हम कुछ लगाते हैं उसे हम रनर बोलेंगे या इससे रनर बोलेंगे? जो रोटेट होने लग गया, जल्दी से बताइए, इसे हम रनर बोलेंगे या नहीं, या इसे अभी भी स्टेटर बोलेंगे? जैसे कि यहां पर इस चीज को, नोजल को हम स्टेटर फिक्स बोल देते थे। जल्दी से बताइए, इसे हम रनर बोलेंगे या नहीं? यस और नो। ये जो आपके पास ये वाला पार्ट है इसे हम रनर बोलेंगे या नहीं? अब यस और नो। ओके, थोड़ा लैग हो जाता है, ठीक है। जल्दी से आंसर जल्दी से बताइए, इसे हम रनर बोलेंगे या नहीं? ये वाला जो पार्ट है उसे हम रनर बोलेंगे या नहीं? बिल्कुल, गुड, ठीक है, हाँ, गुड, ठीक। तो ये जो आपके पास है इसे हमने जैसे ही रनर बोला तो यहां पर क्या है हमारी, यहां पर इसे हम बोलते हैं इंपल्स प्लस रिएक्शन। दोनों सेंस आए ना, इंपल्स प्लस रिएक्शन। इंपल्स कहां पर दिख रहा है? यहां पर जो ये चीज पर लग रही है, तो इंपल्स और साथ में रिएक्शन का सेंस। भाई देखो सिंपल सी बात है, यहां पर डायरेक्शन चेंज हुई, इंपल्स का इफेक्ट आया, साथ ही इस डायरेक्शन चेंज होने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी निकल रही है वो रिएक्शन लगा रही है, तो कहीं ना कहीं दोनों चीजों का इफेक्ट आ रहा है, इंपल्स प्लस रिएक्शन। तो इसे हम बोलते हैं इंपल्स रिएक्शन टरबाइन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। इंपल्स रिएक्शन टरबाइन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है हमारा लोन स्प्रिंकलर, ठीक है। तो उम्मीद है यहां तक ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, इंपल्स रिएक्शन का मीनिंग क्या है, और सिर्फ इंपल्स का मीनिंग क्या है। तो ये हमारा रनर कहलाएगा, इसमें आपको ये चीज दिख रही है कि रनर के अंदर, मैं आपको एक आउटकम की तरफ लेके जा रहा हूं, रनर के अंदर आप प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, है कि नहीं? है ना, थोड़ा सा ये सेंस आ रहा है ना, बस यही सेंस आपको यहां पर लेना है। अब आगे हम इसी चीज को लेके चलेंगे, ठीक है। यहां से आपको ये समझ में आ गया कि इंपल्स का मतलब क्या होता है, इंपल्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि यहां पर आप इन अरेंजमेंट में किस तरह से प्रेशर को काइनेटिक में कन्वर्ट कर रहे हो, किस तरह से सारी बॉडी पर इक्वल एनर्जी की सप्लाई हो रही है वाटर की, वो भी हम अभी आगे देखेंगे। उससे पहले कुछ वर्डिंग लिख लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समझना एक अलग होता है, आपके पास नोट्स होना बहुत जरूरी है। तो पहले नोट्स के लिए कुछ वर्डिंग लिख लीजिएगा जल्दी से, ठीक है। नोट्स के लिए वर्डिंग लिखिए जल्दी से, हेडिंग डालिएगा इंपल्स रिएक्शन टरबाइन। इंपल्स तो आपको पता ही है, इंपल्स रिएक्शन टरबाइन, हेडिंग डालिए। इसमें लिखेगा वाटर कमिंग फ्रॉम दी पेनस्टोक, वाटर कमिंग फ्रॉम दी पेनस्टोक enters at the inlet of casing, ये हमारे पास पेनस्टोक था, ठीक है।
इससे इनलेट ऑफ केसिंग पर हमारे पास यहां से वाटर आना शुरू हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। विच इज ए पार्ट ऑफ टरबाइन, इनलेट ऑफ केसिंग, और केसिंग यहां पर जो केसिंग है वो पार्ट ऑफ द टरबाइन है। विदाउट केसिंग आप यहां पर प्रेशर एनर्जी को रोक ही नहीं सकते हो। यहां पर सोचो, केसिंग होना जरूरी है, जबकि पेल्टन टरबाइन में केसिंग क्या था, एक ओनली सेफ्टी पर्पस के लिए था, ओनली सेफ्टी पर्पस के लिए था, उसमें कोई मतलब नहीं था हमें उस केसिंग का इन अवर मैकेनिज्म। ठीक है, बट सेफ्टी पर्पस के लिए था। यहां पर केसिंग के बिना काम ही नहीं चलेगा, समझ रहे हैं। चलिए फिर आगे लिखिएगा, water coming from the penstock enters at the inlet of casing which is a part of turbine, full stop. Casing is every time full of water, casing is every time full of water। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, प्राइमिंग का क्या सेंस होता है। It consists of a series of veins, it consists of a series of vein known as guide veins, known as guide veins, जो ये वाली है ब्लैक कलर से स्टेटर, known as guide vein, full stop. These guide veins directing the water on the moving veins, these guide veins directing the water on the moving veins, जो मैंने आपको समझा दिया है कि these guide veins directing the water on the moving veins। ठीक है, अब मैं मूविंग वेन को अलग से दिखाऊंगा आपको आगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, when the water comes and strike on the moving vein, when the water comes and strike on the moving vein, जो मैंने यहां पर ब्लैक कलर से दिखाया है। ठीक है, when the water comes and strike on the moving vein, the direction of the outlet of the direction of the outlet or exit of the water is changed, direction of the outlet or exit of the water is changed with the help of moving vein। जो moving vein का कर्व है उसकी वजह से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्लियर, this will generate an impulse action, this will generate an impulse action, this will generate an impulse action this will generate an impulse action on the vein, on the vein, कौन सी वाली, moving vein। this will generate an impulse action on the vein। अभी मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। ठीक है, कि फिगर आपको किस तरह से ड्रॉ करना है। उसके बाद लिखिएगा, as the water flows over the veins, as the water flows over the veins, ठीक है, as the water flows over the veins, due to the aerodynamic shape of the blade, there is a pressure variation, अभी इसके बारे में समझेंगे अच्छे से, पहले इसकी वर्डिंग को क्लियर कर लीजिए। there is a pressure variation on the surface of the blade, there is a pressure variation on the surface of the blade, because of this variation in the pressure, a force is applied by the veins, on the water, a force is applied by the veins on the water। okay, full stop। as a consequence of this force, a reactive force is applied by the water on the veins।
a reactive force is applied by the water on the veins. That's why these turbines are known as impulse reaction turbine. That's why these turbines are known as impulse reaction turbine. ओके सो अब इसकी ब्यूटी को समझते हैं, अच्छे से देखते हैं इस चीज को कि किस तरह से यहाँ पर इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन हम इस चीज को बोलते हैं। बड़े ही ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं आपको जो मैंने फर्स्टली लिखवाया है कि यहाँ पर आपको गाइड वेन्स हैं जो कि पाथ प्रोवाइड करती हैं, बट इस पाथ प्रोवाइड करते हुए भी यहाँ पर होता क्या है उस चीज को और समझो कि यहाँ पर हम पाथ को ऐसे बनाते हैं, समझ रहे हो, यहाँ पर गैप ज्यादा है, यहाँ पर गैप कम है, दिख रहा है, यहाँ पर गैप जो है वो कम है, यहाँ पर गैप ज्यादा है, ऐसा दिख रहा है आपको। इन पर गैप ज्यादा है, आउट पर गैप कम है, किस पर, स्टेटर पर वेन वाटर पार्टिकल आने के बाद घूम नहीं रही है, स्टेटर तो स्टेटर है, फिक्स है, ये वाली वेन्स फिक्स हैं, बट पाथ तो आपको दिख रहा है ना कि कन्वर्जिंग है। अब जरा एक बात बताइएगा, अगर मैं पाथ की बात करता हूं, पहले हम इसी को क्लियर कर लेते हैं, स्टेटर की कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर पहले कि जो पाथ है मेरे पास वो कैसा दिख रहा है मुझे, कन्वर्जिंग। मैं कन्वर्जिंग क्यों ले रहा हूँ, पाथ जो है मैं कन्वर्जिंग क्यों ले रहा हूँ, कन्वर्जिंग में पाथ क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इस कन्वर्जिंग पाथ से क्या होगा कि जो मेरी प्रेशर एनर्जी है वो पार्शियली कन्वर्ट हो जाती है। कन्वर्जिंग पाथ की वजह से क्या होगा, पार्शियली कन्वर्जन ऑफ, ये चीज स्टामा करके लिख लीजिएगा कि जो गाइड वेन्स होती हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, जो गाइड वेन्स होती हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, सिर्फ और सिर्फ पाथ को प्रोवाइड नहीं करना, साथ में अपनी पार्शियली प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। पार्शियली प्रेशर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, पार्शियली, फुल्ली नहीं, काइनेटिक एनर्जी। फुल्ली होने के लिए क्या करना पड़ता है, आंसर देंगे। फुल्ली होने के लिए ये चीज क्या होनी चाहिए थी, फुल्ली कन्वर्जन होने के लिए ये चीज क्या होनी चाहिए थी। अभी आप पेल्टन व्हील से आप समझ जाएंगे इस चीज को कि ये इसे पेल्टन क्यों नहीं बोल रहे, काइनेटिक प्रेशर को काइनेटिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट पार्शियली वर्ड क्यों यूज किया। फुल्ली करने के लिए इसमें हमें क्या लगाना पड़ता, ये क्या चीज होती, जल्दी से आंसर दो। वेरी गुड सांग्या जी, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, नोजल। वेरी गुड अवधेश जी, यहाँ पर नोजल होना चाहिए था। अगर नोजल होता तो फिर क्या फायदा इस पूरे मैकेनिज्म का, बहुत बढ़िया शिवम जी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि ये पार्शियल कन्वर्जन का काम कर रही हैं जो कि गाइड वेन्स हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप जनरली हमेशा ये आंसर याद रखेंगे कि गाइड वेन्स का सिर्फ और सिर्फ रास्ता प्रोवाइड करना नहीं होता है, वाटर को एक तरह से फ्लो प्रोवाइड करना नहीं होता है, साथ में फ्लो के साथ वो क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी को पार्शियली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने का भी काम कराते हैं। क्लियर। अब थोड़ा और आगे चलते हैं कि ये मेरे लिए वो गाइड वेन वाला पार्ट हो गया, यहां से वाटर इस तरह से आ रहा है ये गाइड के साथ, ठीक है। अब जरा सोचिएगा कि ये मैंने थोड़ा गैप ले लिया जिससे कि मैं वहां पर वेलोसिटी ट्रायंगल बना सकूं, बट यहाँ पर कोई गैप नहीं है ना, यहाँ पर गैप नहीं है, यहाँ पर क्या है कि बस यहाँ पर ये रोटर लगे हुए हैं तो ये वाली चीज आ रही है बस, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वेलोसिटी ट्रायंगल बनाने के लिए बनाया है। तो एक हमारे पास इनलेट जो होगा, इसे थोड़ा सा और नीचे बना लेते हैं जिससे कि एक नीट एंड क्लीन वेलोसिटी डायग्राम बने, ठीक है। तो ये मेरे पास गाइड वेन है, ठीक है, ये मेरे पास गाइड वेन हो गई, यहाँ से वाटर फ्लो कर रहा है और ये वाटर जो फ्लो हो रहा है वो V1 ये होता है, ठीक है, जहां से एब्सोल्यूट वेलोसिटी के साथ आ रहा है, ठीक है। साथ ही ये जो आपके पास वेन्स हैं वो ऐसे काम कर रही है ना, इसे थोड़ा सा और हम कर्विकल लेके चलते हैं, क्लियर, ये ऐसे काम कर रही है ना यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो आपको मैंने पहले ही कॉन्सेप्ट बता रखा है कि ये अगर रेडियल फ्लो इन्वर्ट टरबाइन है तो सेंटर यहाँ होता है, यहां से यहां तक को हम R2 बोल देते हैं, यहां से यहां तक को हम R1 बोल देते हैं, इनलेट को हम 1 बोल देते हैं, आउटलेट को हम 2 बोल देते हैं। तो यहां से इन हो रहा है, ये आउट से इन, इसीलिए बोलते हैं इसे इनवर्ड फ्लो टरबाइन।
इनवर्ड फ्लो टरबाइन। ठीक है, तो इसका जरा डायग्राम बनाओ यहां पर थोड़ा अलग करके इसे। क्या ये V1 हो गया, ठीक है, ये V1 हो गया, कितने एंगल के साथ, कितने एंगल के, नोजल एंगल बोला करते थे, याद है नोजल एंगल बोला करते थे। तो यहां पर क्या हुआ कि ये जो आपके लिए क्या हुआ, ये गाइड वेन एंगल हो गया, ये इनलेट गाइड वेन एंगल हो गया। गाइड वेन जितना इनलेट देंगी उसके हिसाब से यहां पर V1 को वही एंगल मिलेगा इसमें स्ट्राइक करने के लिए। ठीक है, तो V1 हो गया मेरा एब्सोल्यूट, तो ये हो गया अल्फा मेरा गाइड वेन एंगल। मैंने आपको लिखवाया भी था, याद होगा कि अल्फा क्या होता है, गाइड वेन एंगल भी बोल देते हैं इसे। ठीक है, या फिर इसे हम साथ में एक चीज और बोला करते थे, नोजल एंगल। तो यहां हम इसे नोजल तो नहीं बोलेंगे, यहां इसे हम गाइड वेन बोलेंगे। ठीक है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। यहां पर आपको यह भी टर्म मालूम है कि इसके बिल्कुल टेंजेंशियली जो लाइन खिंचती है वहां पर क्या होता है हमारा VR1, वहां पर क्या होता है VR1। उम्मीद है आपको ये फिगर याद होगा, इसीलिए मैं छोटा छोटा करके लिख रहा हूं यहां पर। ठीक है, तो ये क्या है VR1, जो कि होगा टेंजेंशियली इसके, जो कि टेंजेंशियली इसके, वो बुलेट वाला कॉन्सेप्ट याद करो, वीडियो में है, अगर याद नहीं है या देखा नहीं है तो उसे देख लेना कि बुलेट किस तरह से टेंजेंशियली आ रही है, कैच कैसे कर रहे हो आप उसे। ठीक है, उसके बाद यहां पर ये जो आएगा, ये आएगा, इसे हम बोलते हैं VF। ठीक है, इसे हम बोलते हैं VF, मतलब फ्लो, फ्लो हमारा कंपोनेंट VF1। ठीक है, उसके बाद हम V1 का जो ये वाला पार्ट होता है टेंजेंशियल, टेंजेंशियल मतलब जो इसके ऊपर टेंजेंशियली लग रहा होगा, उसे हम बोल देते हैं VW1। VW1 जो वाटर का टेंजेंशियल इफेक्ट होगा, मतलब इस डायरेक्शन में इफेक्ट होगा, उसे हम क्या बोल देते हैं VW1। ठीक है, उसके बाद ये हो गया VW1। यहां पर अब इसके आउटलेट को बनाओ, ये तो बन गया, यहां पर इसे थीटा और ले लो, ये थीटा हो गया। ठीक है, और हाँ साथ में क्या, जो इसका सॉलिड बॉडी का, जो सॉलिड बॉडी का टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी है हमारी U। सॉलिड बॉडी की टेंजेंशियल वेलोसिटी VW1 की डायरेक्शन में ही तो होगी ना, VW1 की डायरेक्शन में ही तो होगी टेंजेंशियल वेलोसिटी इसकी U है ना। तो ये U कहां से कहां तक है, U है यहां से यहां तक, U1 सॉरी U1 कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक, ये जो ब्लू से दिखा रहा हूं ये है मेरा U1। ठीक है, U1 एंड U2 चेंज होंगे, जल्दी से मुझे आंसर भी कर दो, U1 एंड U2 अलग अलग होंगे या नहीं, यस और नो, जल्दी से मुझे आंसर कर दो, तब तक मैं सेकंड वेलोसिटी ट्रायंगल बना रहा हूं। ठीक है, आप आगे देखते रहिएगा, ये चीज ऐसे निकलेगी, इसके टेंजेंशियल निकलेगी, इसे हम क्या बोलेंगे VR2। यहां से ये जो एब्सोल्यूट जाएगी वो कहेगी जाएगी V2। ठीक है, और यहां पर जो ये फ्लो डायरेक्शन में होगा सेंटर की तरफ जो होगा फ्लो डायरेक्शन में, उसे हम बोल देंगे यहाँ पर VF2। ठीक है, यहां से ये वाला जो पार्ट होगा इसे हम बोल देंगे VW2, जबकि यहां से जो ये वाला इस डायरेक्शन में पार्ट होगा इधर की ओर मूव करता हुआ, इसे हम बोलेंगे U2। ठीक है, ऐसे जो मूव कर रहा होगा उसे हम बोलेंगे U2। क्यों U2 ऐसे मूव कर रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियस है VW2 की डायरेक्शन में तो होगा, पैरेलल तो होगा, बट U2 ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है टेंजेंशियली, जबकि VW2 इसे ऐसे लेके जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसकी डायरेक्शन आगे की तरफ है, क्योंकि ओमेगा तो सेम है ना भाई, ओमेगा तो ऐसे घूम रहा है ना, तो ऐसे घूम रहा है तो ब्लेड U2 से ऐसे घूमेगा, U1 से ऐसे घूमेगा। क्लियर, उम्मीद है यहाँ तक ही समझ में आ रहा होगा। इसका इनलेट एंड आउटलेट ट्राइंगल समझ में आ रहा है, जल्दी से बताओ। क्लियर, ठीक है, U1 एंड U2 बराबर नहीं होंगे, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए आपका आंसर आ चुका है, U1 एंड U2 बराबर नहीं होंगे क्योंकि रेडियस अलग है, तो U1 क्या हो जाएगा R1 इंटू ओमेगा एंड U2 हो जाएगा R2 इंटू ओमेगा। क्लियर, चलिए यहां तक तो बात हो गई क्लियर। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इंपल्स रिएक्शन टरबाइन की, ये तो आपको फिगर बनाना है, इस फिगर की जरूरत आपको पड़ती रहेगी आगे भी। मैं आपको बता रहा था इंपल्स का एंड इंपल्स रिएक्शन का मीनिंग। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से समझिएगा, मैं आपको ये डायग्राम क्यों बनाया, जिससे आपको इंपल्स का इफेक्ट डायरेक्टली पता लगे। क्या कि यहां पर जब वाटर इन हुआ तो मैंने कहा कि गाइड वेन्स का तो पैराग्राफ पहले लिखा हुआ है आपने, वो समझ लिया, गाइड वेन क्या कर रही है, पाथ प्रोवाइड कर रही है। ठीक है ना। दूसरी चीज क्या हुई, दूसरी चीज हुई कि जो मेरा पाथ से मैंने एक वेलोसिटी देखी, जरा समझो मेरे साथ चलना, यहां पर जो V1 ऐसे वेलोसिटी जा रही थी तो वो ऐसे ही जानी चाहिए थी, गाइड वेन से जो वाटर निकला वो ऐसे चला जाता, उसका क्या हुआ, उसका पाथ चेंज हुआ। पहली चीज उसका क्या हुआ, पाथ चेंज हुआ। अगर पाथ चेंज हो रहा है तो क्या होता है, इंपल्स आता है या नहीं, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या है, VW1 के कोरेस्पोंडिंग है इनिशियल मोमेंटम, है ना। फाइनल मोमेंटम क्या है, इस डायरेक्शन में इसके अपोजिट, इसका मतलब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो VW1 प्लस आपके पास VW2 वाला सेंस आया, मतलब VW1 इंटू U1 प्लस VW2 इंटू U2 वाला सेंस आ रहा है। ठीक है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर की बात करेंगे क्योंकि ये ऐसे तो जा नहीं रहा, ये टेंजेंशियली जा रहा है, तो टेंजेंशियली में क्या बात करते हैं, एंगुलर। ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है, इसीलिए चैप्टर 1 बहुत इंपॉर्टेंट था।
चैप्टर 1 एंड देन जो हमने पेल्टन टरबाइन में रेडियल फ्लो की बात की थी, उसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे बार बार देखो। अगर समझ में नहीं आता बार बार देखो, अगर नहीं तब भी आता है तो मेरे से पूछो, ठीक है। बट उसको क्लियर जरूर रखिएगा अपने माइंड में हमेशा कि एंगुलर मोमेंटम इसलिए लिया जाता है क्योंकि वहां पर एंगुलर चेंज आ रहा है ना। जबकि हमारे पास एफएक्स इंटू यू को हम पावर को इसलिए बोल देते हैं अगर वो चीजें सीधे जा रही हो, है ना, तब उसमें हम एंगुलर की बात नहीं कर रहे, ठीक है। बट यहां पर एंगुलर की बात हो रही है तो VW1 इंटू U1, जैसे हमने वहां पर भी तो किया, VW1 इंटू U1 प्लस VW2 इंटू U2, U1 इक्वल टू है U2, तो U को बाहर निकाल दिया पेल्टन व्हील में, वो भी तो एंगुलर के हिसाब से आया था ना आंसर। जबकि यहां की बात अगर करें तो VW1 इंटू U1, है ना, एंड VW2 इंटू U2, एंगुलर मोमेंटम में चेंज, एंगुलर मोमेंटम में चेंज, वही हमारा क्या हुआ, रनर पावर, ठीक है। जो टॉर्क है, टॉर्क इक्वल टू जो एंगुलर मोमेंटम में चेंज इक्वल टू टॉर्क। अब टॉर्क के साथ मल्टीप्लाई किसे करोगे, पावर निकालने के लिए टॉर्क के मल्टीप्लाई किसे करोगे, ओमेगा से। तभी तो टॉर्क की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, m डॉट इंटू VW1। यहां पर दूसरी वैल्यू क्या आती है, m डॉट इंटू VW2, लीनियर मोमेंटम, उसका एंगुलर चेंज मतलब उसका मोमेंट r, है ना। r के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे ओमेगा की तो r1 ओमेगा क्या बनेगा, u1, r2 ओमेगा क्या बनेगा, u2। फॉर्मूला बार बार देखो, उसको फॉर्मूला बार बार देखो, डेरिवेशन को देखो जो मैंने बार बार करवाया है, इसीलिए वही डेरिवेशन मैं आपको पढ़ रहा हूं यहाँ पर, ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। अब आगे चलो, अब आगे चलो कि पावर जो है हमारे पास मिली, ठीक है, रनर पावर जिसे हम बोल देते हैं। तो ये रनर पावर किसके सेंस में मिल रही है, VW1 U1 एंड VW2 U2 के सेंस में। तो यहां पर इंपल्स का इफेक्ट आया या नहीं, इंपल्स मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है, इंपल्स मिल रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, इंपल्स मिलेगा, यस और नो, जल्दी से बताइए। ओके ओके सोमेश जी, गुड गुड सोमेश जी, गुड। यहां पर ये हो गया हमारा, अगर मैंने इसे थीटा बोला है तो ये होता है मेरा फाई, है ना, पेल्टन व्हील में हमने सेम लिया था, ये होता है फाई और इसे हम बोल देते हैं बीटा, ठीक है। तो ये बताइए मुझे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, सोमेश जी ने अभी भुला दिया मुझे, ठीक है। हाँ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे कि जो हमारे पास इंपल्स इफेक्ट है वो समझ में आ रहा है, यहाँ पर इंपल्स इफेक्ट समझ में आ रहा है, इंपल्स तो है ना, भले से रिएक्शन टरबाइन में, बट इंपल्स है, गुड, वेरी गुड, यस, ठीक है। सेकंड, अब सेकंड समझो कि ये रिएक्शन क्यों कही जाती है, सेकंड को बड़ी ही बारीकी से समझना, बड़ी ही बारीकी से। यहां तक ये चीज समझ लिया आपने, ठीक है। उम्मीद है आपने ये डायग्राम बना लिया होगा, ये पॉइंट्स लिख लिए होंगे, है ना, उम्मीद है आपने डायग्राम एंड पॉइंट्स लिख लिए होंगे, ठीक है। बहुत ही बारीकी से समझना है रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को। आगे चल रहा हूं मैं, छोटी छोटी चीजें रफ कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है, यहां पर मैं इस चीज को अब लेके चल रहा हूं, क्या है कि ये जो आपके पास देखिएगा, इनको देखिएगा आप, इनको, ये वेन है, ये वेन है, मैंने कहा एरोडायनामिक शेप होती है। एक्चुअली जो शेप मैं ऐसे दिखा रहा हूं ना, ये ऐसी शेप में नहीं होता, ये तो मैंने जनरली एक शेप ले लेते हैं हम वेन की, तो हमने दिखा दी। एक्चुअली किस तरह से होता है, ये जो वेन होती है वो एरोडायनामिक शेप में होती है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह की शेप होती है एरोडायनेमिक शेप। मतलब आगे का एरिया ज्यादा सॉलिड, ये सॉलिड है, आगे का एरिया ज्यादा कवर करेगा, पीछे का एरिया कम रखेगा। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो हमारे पास यहाँ का जो शेप है ना, देखिएगा जो हमारे पास यहाँ का शेप है, इन दो का शेप लेके चल रहा हूँ, उम्मीद है आपको यहाँ से फिगर समझ में और अच्छे से आ जाएगा। ये आपके पास दो रेडियल डायरेक्शन है ऐसे, ठीक है। अगर मैं इसमें एक शेप ऐसे लेके चलता हूँ, ठीक है, ये एक हो गया, ठीक है, और दूसरी शेप में ऐसे लेके चलता हूँ, ठीक है, ये दूसरी वेन हो गई, ठीक है। वेन की डायमेंशन सेम रहेंगी, तो आपको यहाँ गैप क्या दिख रहा है, समझो जरा इस चीज को। यहाँ पर गैप कैसा दिख रहा है, इनलेट से आउटलेट की तरफ। ये कौन सा फिगर है, ये फिगर है इसके लिए, ध्यान से समझो। मैं देखो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर मैं अलग अलग आपको फिगर बनाता हुआ दिखूं, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको ये इनलेट दिख रहा है, भाई वाटर तो यहीं से आ रहा है ना, इनलेट ऐसे हो रहा है ना, यहाँ से इन हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है, ड्राफ्ट ट्यूब में जा रहा है, तो मैं अब उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे बताइए जो इनलेट है उस पर एरिया ज्यादा, यहाँ पर एरिया कम, ऐसा दिख रहा है या नहीं, यस और नो। एरिया इनलेट पर ज्यादा, आउटलेट पर कम, ये क्या है, मेरी मूविंग वेन्स है, इन्हें मैं क्या बोलता हूँ, मूविंग वेन्स। ये मेरी क्या है, मूविंग वेन्स है, ठीक है। ये गाइड वेन्स नहीं है, ये मूविंग वेन्स है अब, ठीक है। जल्दी से मुझे आंसर दीजिए, यहाँ पर जल्दी से आंसर दीजिए। एरिया आपको डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, ये होती है हमारी एरोडायनेमिक फॉइल्स। एरोडायनेमिक फॉइल्स मतलब एरोडायनेमिक शेप, ठीक है, जिससे हमें प्रेशर को हमेशा वेरी कराते हुए चलना होता है। कहीं ना कहीं हम इस तरह की डिजाइन कर रहे होते हैं,
जल्दी से बताइए। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सांगिया जी, गायत्री जी, गुड। ठीक, आगे चलें, अब आगे चलें। तो यहां से क्या होगा कि जैसे ही हम वाटर को अब ध्यान से समझिए रिएक्शन का मतलब क्या होता है। यहां से ध्यान से रिएक्शन का, अगर इमेजिन करो कि यहां पर ये दो चीजें हैं, यहां पर एक वेन होती बिल्कुल इसके एकदम पैरेलल, ऐसे इन दोनों में गैप एकदम पैरेलल होता, ये दोनों में गैप जो है वो एकदम पैरेलल है, ये गैप जो है वो एकदम सेम है। समझो जरा इसे, ये गैप एकदम सेम है। अगर इन दोनों में गैप एकदम सेम होता, इसे क्या दिखा रहा हूं मैं, रेड से गैप दिखा रहा हूं। अगर इन दो वेन्स में गैप एकदम सेम होता, इन दोनों वेन्स में, ठीक है, तो क्या होता अगर दोनों वेन्स में गैप सेम होता, क्या इसमें प्रेशर का चेंज होता, यहां से यहां तक, इनलेट से आउटलेट होते हुए क्या प्रेशर का चेंज होता, यस और नो? जल्दी से मुझे आंसर दो, क्या प्रेशर का चेंज होता, यस और नो? यहां से यहां तक, अगर इसमें इनलेट से आउटलेट तक गैप बिल्कुल सेम होके चलता तो प्रेशर चेंज होता, यस और नो? प्रेशर चेंज होता, यस और नो? अगर गैप बिल्कुल सेम हो तो। ठीक, वेरी गुड गायत्री, वेरी गुड अवधेश जी, गुड। ठीक, सांगिया जी, वेरी गुड शुभम जी। ठीक है, तो यहां से अब हम समझ पा रहे हैं कि ये जो एयरोफॉल जो हमारे पास शेप होती हैं वो कहीं ना कहीं प्रेशर को चेंज कर रही है। अब जरा थोड़ा फील करो, वाटर मॉलिक्यूल को लेके आओ, फील करो कैसे कि वाटर मॉलिक्यूल मैं ब्लैक से दिखा रहा हूं यहां पर, क्या वाटर मॉलिक्यूल्स को यहां पर प्रेशर चेंज फील हो रहा है? नहीं ना। वाटर मॉलिक्यूल्स को यहां पर प्रेशर चेंज फील हो रहा है? नहीं ना। जबकि जो यहाँ के वाटर्स होंगे, जो यहाँ के वाटर मॉलिक्यूल होंगे, वो मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ, जो यहाँ के वाटर मॉलिक्यूल होंगे, रेड से दिखा दो अच्छे लगेंगे, जो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हर एक सेक्शन पर प्रेशर चेंज होता हुआ फील होगा। मतलब क्या हो रहा है, सॉलिड बॉडी यहां पर वाटर पार्टिकल्स को अंदर आने से रोक रही है। सॉलिड बॉडी की वजह से, समझो इस चीज को, सॉलिड बॉडी अगर ऐसी ना होती, इस फॉइल इस शेप की ना होती, ऐसी होती तो कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं ना। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो सॉलिड बॉडी है ये अपनी शेप की वजह से इन वाटर पार्टिकल्स को अंदर आने से रोक रही है, मतलब प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करने की कोशिश कर रही है। ये जो आपके पास बॉडी है, समझो इस चीज को, प्रेशर यहां पर आपको प्रेशर का चेंजमेंट मिल रहा है, बिल्कुल इस चीज को अच्छे से समझिएगा। यहां पर एरिया कम है तो प्रेशर कम है, मानिएगा बिल्कुल प्रेशर कम है, ठीक है। बट मैं अभी किसके सेंस की बात कर रहा हूं, सॉलिड बॉडी। ये सॉलिड बॉडी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसमें कंफ्यूज मत होना। जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं रिएक्शन को समझते हुए, रिएक्शन सोचते हैं वाटर लगा रहा है किस तरह, वो सॉरी सॉलिड बॉडी लगा रही है किस तरह, उस चीज को समझना है। क्योंकि हम अभी तक यही पढ़ते आए हैं, वाटर की वजह से फोर्स, अभी तक हम यही पढ़ते हैं वाटर की वजह से फोर्स एक्शन होती है, जबकि यहां पर वाटर की वजह से फोर्स रिएक्शन है। कैसे, उस चीज को समझो। जब ये वाटर पार्टिकल्स अंदर जा रहे थे तो इसकी सॉलिड बॉडी की वजह से सॉलिड बॉडी ने इस पर क्या एक्शन लगाया कि नहीं भाई आपको मैं अंदर नहीं जाने दूंगा, यहां पर आपको मैं इनलेट नहीं होने दूंगा, ठीक है। कहां पर, ड्राफ्ट ट्यूब में, है कि नहीं? यहां तक उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब क्या होता है कि भाई ऑब्वियस है, एक एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन होगा, एक एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन होगा। अभी जो रिएक्शन है वो किसकी वजह से हुआ, क्योंकि यहां का प्रेशर ज्यादा था, क्योंकि यहां का प्रेशर ज्यादा था तो वाटर पार्टिकल यहां पर एज ए रिएक्शन काम करेंगे। वाटर पार्टिकल इस एक्शन का, कौन सी एक्शन का, जो सॉलिड बॉडी ने अपनी शेप की वजह से दी, जो सॉलिड बॉडी ने अपनी शेप चेंज करने की वजह से यहां पर इसको रेस्ट्रिक्ट किया, इसके फ्लो को रेस्ट्रिक्ट किया, तो इस रेस्ट्रिक्शन को ओवरकम करते हुए वाटर पार्टिकल, प्रेशर इधर ज्यादा है इधर कम है, तो यहां पर प्रेशर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, वो काइनेटिक में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। और कन्वर्जन किसके थ्रू कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं पूरी एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हुए, रोटेशनल एनर्जी, मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हुए। कि भाई ठीक है हमारे पास अभी प्रेशर ज्यादा है, हम तो यहाँ इस गैप से बाहर जाएंगे, और अगर हम इस गैप से बाहर जाएंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देना है, ठीक है, और अपनी जो एनर्जी है वो तुम्हें दे देनी है। तो यहां पर इस चीज को समझो कि ये जो आपके पास पार्टिकल में जो एक्शन आई है ना, जो यहां पर सॉलिड पार्टिकल मूव कर रहे हैं, जो सॉलिड बॉडी है, जो वेन है वो मूव कर रही है, वो इस वजह से कर रही है क्योंकि यहां पर जो रिएक्शन लग रही है किसकी वजह से, वाटर पार्टिकल की वजह से। ध्यान से समझना इस लास्ट सेंटेंस को, वाटर पार्टिकल की वजह से रिएक्शन लग रही है सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड वेन पर रिएक्शन लग रही है। क्यों रिएक्शन लग रही है, एक्शन क्या थी फिर, अगर ये रिएक्शन है तो एक्शन क्या थी, एक्शन थी सॉलिड पार्टिकल का आगे की तरफ कन्वर्ज हो जाना और इनके फ्लो को रोक देना।
ये था एक्शन फोर्स, ये था एक्शन फोर्स। तो उसका रिएक्शन फोर्स क्या आया, वाटर पार्टिकल ने इन पर रिएक्शन लगाया। और रिएक्शन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बाहर से हमारे पास डिस्चार्ज आ रहा है, बाहर से हमारे पास प्रेशर एनर्जी आ रही है। तो जो इधर वाले पार्टिकल है वो इस पर तो धक्का देंगे ना कि भाई तुम्हें इस साइड जाना है ना, तो पुश करेंगे वो। इस वजह से यहाँ पर रिएक्शन हम लगा के इस वेन्स को घुमा पा रहे हैं, इन वेन्स को घुमा पा रहे हैं एज इन रिएक्शन एनर्जी, एज इन रिएक्शन फॉर्म। तो ये है मेरे पास रिएक्शन वाला मतलब। ऐसा नहीं है कि इंपल्स नहीं होती रिएक्शन टरबाइन में, इंपल्स भी होती है, रिएक्शन भी होती है। ठीक है, अब बताइए मुझे यहाँ पर ये वाला सेंटेंस समझ में आया लास्ट या नहीं, ये चीजें समझ में आई या नहीं। ठीक है, ये मैंने वर्डिंग में पहले ही लिखवा दी है, ये फिगर जरूर बना लीजिएगा। ये वर्डिंग मैंने पहले ही लिखवा दी है, ये फिगर बना लीजिएगा कि एक्शन का रिएक्शन वाटर पार्टिकल कैसे देते हैं। जल्दी से बताइए क्लियर हुआ या नहीं सभी को, सभी को ये चीज क्लियर हुई या नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड गायत्री, गुड। जल्दी से सभी प्लीज बताइए, जल्दी से सभी रिप्लाई कीजिए, क्लियर हुआ या नहीं। गुड सांग्या जी, गुड। सभी, कोई भी दिक्कत हो किसी भी तरह की तो पूछ लो, कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत हो तो पूछ लो। ठीक है, अगर बाद में दिक्कत आती है तो टेलीग्राम पर पूछ लेना। ठीक है, अगर बाद में सोचते हुए कुछ भी दिक्कत आती है टेलीग्राम पर पूछ लेना। ठीक है, ओके, वेरी गुड कश्यप जी, वेरी गुड निवेश जी, गुड। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं फिर। यहां पर ये कॉन्सेप्ट हो गया अच्छे से क्लियर कि रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इंपल्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है। और सारी जितनी भी रिएक्शन टरबाइन होती हैं वो हमारी जनरली क्या होती है, इंपल्स रिएक्शन टरबाइन। क्या होती है वो जनरली, इंपल्स रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, और जो फ्रांसिस टरबाइन है वो भी हमारी इंपल्स रिएक्शन टरबाइन है। ठीक है, जिसमें इंपल्स क्या होता है वो भी आपने समझ लिया, रिएक्शन क्या होता है वो भी आपने समझ लिया। ठीक है, अब उम्मीद है आपको अब थोड़ी पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि गाइड वेन्स जो होते हैं वो हमें डायरेक्शन देते हैं, साथ ही हमारी प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। फिर हम इनकी जो ये वेन्स हैं उनकी हेल्प से, जो मूविंग वेन्स हैं उसकी हेल्प में भी हम क्या करते हैं, प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में फाइनली कन्वर्ट करते हुए जा रहे होते हैं। और प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हमारी मैकेनिकल में, मतलब मैकेनिकल फॉर्म हमें मिल रही है। और ये मैकेनिकल फॉर्म कहीं ना कहीं शाफ्ट से जुड़ी होती है। अब कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर ये सोच रहा होगा, कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर ये सोच रहा होगा, गुड अवधेश जी, गुड। कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर ये सोच रहा होगा कि ये जो शाफ्ट है ये तो सर अलग से दिखा रखी है आपने गैप में, तो फिर ये जो रोटेट कर रहा है वो शाफ्ट से कैसे रोटेट कर रहा है। ये बेसिकली इस तरह का अरेंजमेंट होता है कि जो यहाँ का ये जो आपके पास रनर है, जब ये रनर रोटेट करेगा तो शाफ्ट ऐसे लगी होती है। मैं 2D में दिखा रहा हूँ, बस बहुत ज्यादा चीजों को नहीं दिखा रहा मैं। तो रनर के साथ शाफ्ट ऐसे लगी होती है, ऐसे। ये अरेंजमेंट हो गया, मान लीजिए, समझिएगा, बीच में गैप, ये रनर है, ये रनर है इतना, समझिएगा, ये रनर है। अगर रनर ऐसे घूम रहा है तो शाफ्ट ऐसे तो घूम सकती है ना। तो अगर आप इसे यहां से काटते हैं तो शाफ्ट तो अभी भी ऐसे ही दिखाओगे ना, शाफ्ट तो अभी भी ऐसे दिखाओगे। तो ये जो गैप है ना, जो वाटर यहां से ऐसे आ रहा है, जो वाटर ऐसे आ रहा है, ये हमारी ड्राफ्ट ट्यूब में आ रहा है। तो ये जो ड्राफ्ट ट्यूब है वो आपको गैप से दिख रही है, और ये जो आपके पास शाफ्ट दिख रही है वो ऐसे अरेंज है। तो अगर आप इसे रनर को घुमाओगे तो शाफ्ट ऐसे घूम जाएगी ना। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट होता है। ठीक है, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा। ठीक है, बस इससे ही थोड़ा उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि शाफ्ट यहाँ पर फ्री नहीं है। शाफ्ट ये थोड़ा सा, अगर मैंने ये सेक्शन यहाँ काटा है तो शाफ्ट का सेक्शन यहाँ होगा, शाफ्ट का सेक्शन यहाँ होगा। ठीक है, दूर होगा इससे। ठीक है, समझ रहे हो ना, शाफ्ट यहाँ होगी और उस शाफ्ट को घुमा रहा है कौन, ये रनर। ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक, क्लियर, चलिए, गुड, वेरी गुड। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हुआ। अब आगे कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। ठीक है, ये डायग्राम में भी रहने दो। ठीक है, यहाँ पर हमें यही समझ में आ गया प्रेशर एनर्जी का कॉन्सेप्ट। फिर ये भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया है। ठीक है, इसे भी रफ कर रहा हूँ। ठीक है, इंपल्स का, ड्राफ्ट ट्यूब का। ठीक है, ठीक, अब चलते हैं एक और कॉन्सेप्ट। ये स्क्रॉल केसिंग ऐसी ही क्यों बनी है, ये स्क्रॉल केसिंग ऐसी ही क्यों बनी है। अब इस चीज को समझो भाई, स्क्रॉल केसिंग हम ऐसे ही क्यों बनाते हैं यार, हर जगह सेम क्यों नहीं रखते। आपको तो ऐसा फील हो रहा होगा ना, यहाँ पर वाटर कम जा रहा है, आपको ये फील हो रहा होगा यहाँ पर वाटर कम जा रहा है, यहाँ पर वाटर ज्यादा है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज को समझो। हमें क्या करना होता है, हमें भाई शाफ्ट को एक रेगुलर रोटेशन से घुमाना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ वाले पार्टिकल ज्यादा अच्छे से रोटेट करें, यहाँ वाले पार्टिकल कम अच्छे से रोटेट करें, है ना। तो इस चीज को समझो। आपको ऐसा लग रहा होगा वाटर यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, तो ये वाली जो चीज है वो ज्यादा अच्छे से घुमा रही होगी, ये चीज कम अच्छे से घुमा रही होगी। नहीं,
ये इसी की वजह से यूनिफॉर्म है, इसी की वजह से यूनिफॉर्म हो रहा है। अगर हम केसिंग ऐसी ले लेना, समझिएगा इस चीज को, अगर हम केसिंग ये ले लें, ये यूनिफॉर्म यहां से ये गैप जो है सेम है, अगर ये गैप हम सेम रख के बनाए ना तो हमेशा शाफ्ट के रोटेशन में बबलिंग आएगी। ठीक है, आपको रोटेशन जो है वो प्योर यूनिफॉर्मली नहीं मिलने वाला। ठीक है, इसीलिए यहाँ स्क्रोल केसिंग रखी जाती है। क्यों? इसके कॉन्सेप्ट को समझो, क्यों इसके कॉन्सेप्ट को समझो। क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास एक डिस्चार्ज आ रहा है, डिस्चार्ज का कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर एक आपके पास यूनिफॉर्म एरिया का एक सेक्शन है, यूनिफॉर्म एरिया का सेक्शन है, इसमें मान लीजिए 10 मीटर क्यूब पर सेकंड से एक डिस्चार्ज जा रहा है। ठीक है, आपने कहा यहाँ से भी 10 मीटर क्यूब पर सेकंड से जा रहा होगा, सेम एरिया है, वेरी गुड। ठीक है, बट अगर मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर एक गैप ले लूँ मैं और यहाँ से मैं वाटर को फ्लो इधर भी करवा रहा हूँ, तो मान लीजिए अब इस 10 की जगह 4 इधर आ जाता है, 4 मीटर क्यूब पर सेकंड इधर आ जाता है और 6 मीटर क्यूब पर सेकंड इस साइड रह जाता है। ठीक है, ठीक है, या एग्जाम्पल के तौर पर इसे 3 मान लो, इसे 7 मान लो, जो भी आपको मन करे वो मान लो। ठीक है, बट ऑब्वियस है टोटल सम तो 10 ही रहेगा। तो यहाँ पर 3 मीटर क्यूब पर सेकंड ऐसे जा रहा है, 7 मीटर क्यूब पर सेकंड ऐसे जा रहा है। तो अगर एरिया सेम है तो यहाँ की बताइए वेलोसिटी कम हो गई या नहीं। यहाँ पर मुझे ये बताइएगा v1 एंड v2, v1 इक्वल टू v2 या v1 इज ग्रेटर देन v2 या v1 इज लेस देन v2। जल्दी से आंसर दीजिए। इस v2 वाले एरिया पर जो हमारे ये 2 वाले सेक्शन पर, ये 1 सेक्शन है 2 सेक्शन है, 2 वाले सेक्शन पर वेलोसिटी में क्या अंतर आया होगा और अगर आया है तो कितना। कश्यप जी कांस्टेंट डिस्चार्ज रखने के लिए नहीं, ठीक है, कांस्टेंट डिस्चार्ज रखने के लिए नहीं, अभी समझ में आ जाएगा क्या चीज मैं कांस्टेंट रखना चाह रहा हूँ, क्या चीज कांस्टेंट रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, ओके गुड गायत्री जी, ये हमारे पास v2 क्या हो जाएगी, v2 कम होगी, v2 कम होगी, क्लियर। ठीक है, जल्दी से सभी आंसर करो। v2 क्या होगी, v2 इज लेस देन v1 क्योंकि एरिया सेम है, यहाँ का भी एरिया a1 है, यहाँ का भी एरिया a1 है। ठीक है, ये जो a2 है वो किसके बराबर है, a1, तो आपको यहाँ पर दिखेगा q1 इक्वल टू a1 v1। ठीक है, ऐसे ही q2 इक्वल टू a2 v2, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर अगर q हमारे पास कम हो गया है, यहाँ का 10 था और यहाँ का एरिया सेम है, यहाँ पर वेलोसिटी कुछ है v1, यहाँ पर अगर 7 हो गया है और एरिया अभी भी सेम है तो वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, एरिया तो दोनों के सेम है तो वेलोसिटी ऑब्वियस है v2 क्या हो गई, कम हो गई, v2 कम हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 7 आना है डिस्चार्ज तो v2 को कम होना पड़ेगा। यहाँ पर 7 डिस्चार्ज आना है मतलब 7 मीटर क्यूब पर सेकंड आना है डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज होने का मतलब क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी, एरिया इनटू लेंथ कवर पर सेकंड। मैंने आपको स्टार्टिंग वाले डे बताया था जो डिस्चार्ज का मीनिंग होता है, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ कवर पर सेकंड। ठीक है, ये होता है हमारा मास फ्लो रेट, मतलब डिस्चार्ज बेसिकली क्यू। ठीक है, तो उसमें अगर हमने बात की तो v2 हो गया कम, आपने उम्मीद आंसर दे दिया होगा सबने, कम, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसको डिस्चार्ज तो कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर मैं बात करूं डिस्चार्ज को समझिएगा, अगर इस सेक्शन की बात करूं, ये मेरा है 1 सेक्शन, ये मेरा है 2 सेक्शन, ये मेरा है 3 सेक्शन, ऐसी आर्बिट्रेरी सेक्शन ले लिए 3, ये है मेरे पास 4 सेक्शन, तो 1 2 3 4, अगर मैं यहाँ Q लिख देता हूँ, Q1 Q2 Q3 Q4, क्या आप डिस्चार्ज को बराबर रख सकते हैं? क्योंकि आपको पता है यहाँ गाइड वेन में आपको पाथ मिल रहा है, वाटर यहाँ पर जाएगा ही, वाटर को तो बस जगह मिल जाए वो वहीं से खिसक जाता है, वाटर को जरा सी जगह मिले वो वहीं से खिसक जाता है। तो जरा सोचिएगा, वाटर क्या कोई इतना सीधा इंसान है क्या कि वो सीधा ही जाएगा? अगर आप सीधा फ्लो करा रहे हो तो भाई उसे तो जगह मिल गई, वो तो तुरंत ही इधर की ओर रपट लेगा। समझ रहे हो ना आप इस चीज को? ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है आपके पास डिस्चार्ज हमेशा Q1 Q2 Q3 Q4 सेम हो सकते हैं क्या? जल्दी से बताइए, चाहे वो केसिंग ऐसी हो, चाहे वो केसिंग ऐसी ही क्यों ना हो, चाहे वो केसिंग ऐसी ही क्यों ना हो, क्या कभी भी डिस्चार्ज यहाँ पर सेम हो सकते हैं क्या? जल्दी से मुझे बताइए, क्या यहाँ पर और यहाँ पर क्या डिस्चार्ज सेम हो सकते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए। Q1 Q2 Q3 Q4 क्या कभी भी सेम हो सकते हैं? बिल्कुल, डिस्चार्ज हमेशा कम होते जाएंगे, डिस्चार्ज हमेशा कम होते जाएंगे, क्योंकि भाई वाटर अगर जाना है तो ऑब्वियस है वाटर के पार्टिकल जितने आ रहे हैं उन्हीं में से, तो यहाँ 10 पार्टिकल आ रहे हैं तो 10 में से अगर 5 आगे जा रहे हैं तो 5 इधर भी तो गए। ठीक है भाई, ऐसा थोड़ी है कि बस ये ऐसे ही घूम रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं, इनका बस ऐसा ही मन है घूमने का, भाई यहाँ से वाटर पार्टिकल इधर भी तो जाएंगे ना गाइड वेन्स के थ्रू। बस तो यही कॉन्सेप्ट हमें लेके चलना है, डिस्चार्ज तो हमेशा ही कम होगा,
डिस्चार्ज हमारा हमेशा कम होगा अलग अलग गाइड वेन पर। बट हमें क्या करना है, हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपने पढ़ा होगा, जो इंपल्स वगैरह लग रहा है वो किसका कॉन्सेप्ट है, वेलोसिटी का। वो किसका कॉन्सेप्ट है, वेलोसिटी का। तो अगर मैं यहां पर इनलेट वेलोसिटी हर पॉइंट पर सेम रख लूं, हर पॉइंट पर इनलेट वेलोसिटी सेम रख लूं, सोचो जरा, यहां पर भी इनलेट वेलोसिटी v1, यहां पर भी इनलेट वेलोसिटी v1, यहां पर भी इनलेट v1, यहां पर भी v1, यहां पर भी v1, ऐसे अगर मैं इनलेट वेलोसिटी v1 बना सकूं किसी तरह से, अगर मैं हर एक पॉइंट पर इनलेट वेलोसिटी v1 बना सकूं किसी तरह से, तो वो मेरे लिए बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एक टरबाइन के लिए रनर पावर सेम निकालने का, हर एक डायरेक्शन में, मतलब हर एक पॉइंट के थ्रू। ठीक है, तो ये चीज उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी कि हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लिया है, v1 सेम बनाने का। जल्दी से बताओ यस और नो, ये चीज समझ में आ रही है? वेलोसिटी सेम बनाने का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, तो वेलोसिटी सेम कैसे बनेगी, पहले तो ये बताओ ये चीज क्लियर हुई या नहीं, कि हम यहाँ पर v1 को कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं हर एक इनलेट पर, ना कि q को, ना कि q को। ये चीज बताइए क्लियर हुई या नहीं, यस और नो? अगर कोई डाउट है तो पूछिए। ये चीज क्लियर हुई, यस और नो? गुड गुड, ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे वेलोसिटी सेम करनी है, तो वेलोसिटी सेम करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं क्या करना होगा कि जो मेरे पास ये एरिया है, जो मेरे पास ये एरिया है, वो एरिया मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा। कैसे? अब जरा ये चीज सोचिएगा, अगर हम यहाँ पर ऐसे ये चीज लेके चलें, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में डिस्चार्ज कितना, यहाँ पर स्टार्टिंग में डिस्चार्ज कितना, 10 था, यहाँ पर ये जा रहा है 3 के साथ, यहाँ से डिस्चार्ज निकल रहा है 7 के साथ। तो आपको क्या करना होगा इसमें, अगर वेलोसिटी सेम रखने की कोशिश करनी है तो आपको क्या करना होगा, एरिया को डिक्रीज करना होगा। 7 के हिसाब से वेलोसिटी अगर सेम रखनी है, मतलब v1 बराबर v2 रखने की कोशिश करनी है ना, यहाँ पर v1 है, यहाँ पर भी v1 रखनी है v2 के लिए, तो आपको क्या करना है, डिस्चार्ज तो आपका कम हो रहा है, ये तो साफ है, ये तो साफ है कि डिस्चार्ज कम होगा। तो अगर डिस्चार्ज कम हो रहा है, v को सेम रखना है, तो आपको एरिया को क्या करना पड़ेगा, कम। अगर v को सेम रखना है तो एरिया को कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि डिस्चार्ज कम हो रहा है ना। और चाहे तो सेंस के साथ जाओ, डिस्चार्ज मुझे कम हो रहा है भले से ही, बट हमारे पास वेलोसिटी सेम रखनी है मुझे, तो वेलोसिटी सेम रखने के लिए मुझे एरिया को डिक्रीज करना पड़ रहा है। ये चीज बताइए, यहाँ इस वाले फिगर से समझ में आ रहा है? इस फिगर को भी उतार लीजिएगा, इस फिगर को भी उतार लीजिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट फिगर है यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि स्क्रॉल केसिंग ऐसी ही क्यों बनती है, एरिया क्यों डिक्रीज किया जाता है इस केसिंग का, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है तो बताइए, फाइनल ये समझ में आया, यस और नो? फाइनल ये समझ में आया सभी को? ठीक है, वेरी गुड कश्यप जी, वेरी गुड। ठीक है, सांगे जी वेरी गुड। जल्दी से सभी बताइए, कोई भी डाउट है? गायत्री जी गुड, कोई भी डाउट है इसमें तो बताइए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सारी चीज के? अब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, v1 को सेम रखने का। ठीक है, v1 को कोशिश करना है कि सेम रखा जाए, जिससे कि यूनिफॉर्मली यहाँ पर पावर जनरेट हो सके। ठीक है, तो आज हमने जो सीखा है, ठीक है, इसे एक काम करते हैं, अब इतना ही रखते हैं, यही काफी हो गया आज के लिए। ठीक है, यही काफी हो गया आज के लिए। अब क्योंकि मैं आगे का जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ फिर उसमें भी टाइम लगेगा, ठीक है, उसमें भी फिर टाइम जाएगा, जो कि मैं ये लेके चलने वाला हूं कि यहाँ पर जो हमारे पास फ्लो वेलोसिटी होती है वो vf1 बराबर हो जाता है vf2 के। ठीक है, तो हम उसकी कहानी को कल देख लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है इससे रिगार्डिंग तो पूछिएगा। साथ ही इनके फिगर्स को एक बार फिर से रिवाइज करना, जो जो मैंने फिगर में टर्मिनोलॉजी बताई है, क्योंकि फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले फिगर को विजुलाइज करो अपने पुराने वाले फिगर से, जो मैंने यहाँ पर बनवाया था उससे विजुलाइज करो इसको कि ये कैसे हमने सेक्शन काटा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखें। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखें, या कोई और भी डाउट है? ओके सोमेश जी, थैंक यू। देन बताइए जल्दी से, कोई और डाउट है किसी को? तो ओके, गुड गुड, वेरी गुड, क्लियर ना? ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। यहां तक का कॉन्सेप्ट हमने कल कवर कर लिया, अब इसी से आगे का हम कॉन्सेप्ट आगे कवर करेंगे। ओके, थैंक यू देन।